पेशे खिदमत है कहानी हमसाद का 8वां हिस्सा। सुबह होने वाली थी। मुझे और लड़की को कुछ पुलिस वालों के हमरा सराय के सामने खड़े हुए एक तांगे में बिठा दिया गया। जॉर्ज भी उस तांगे में बैठा था। बाकी पुलिस वाले पैदल ही हमारे तांगे के पीछे चले आ रहे थे। कुछ दूर जाकर नीम धुंधलके में मुझे एक मस्जिद के मीनार नजर आए। जल्द ही हमारा तांगा वहां तक पहुंच गया। मस्जिद के बिल्कुल सामने छोटी ईंटों से बनी हुई एक इमारत में तांगा दाखिल हुआ और उसके सहन में जाकर रुक गया। जॉर्ज ने तांगे से उतरते ही इंस्पेक्टर को हुक्म दिया, बंद कर दो इसे हवालात में और लड़की को मेरे पास लाओ। और हाँ, हवालात के दरवाजे पर 2 पुलिस वाले तैनात कर दो जो बहुत चाको चौबंद हो। ये मुजरिम बेइंतहा खतरनाक है। ये कहकर वो सामने बने हुए एक कमरे की तरफ बढ़ गया। एक पुलिस वाला लड़की को अपने साथ लिए उसके पीछे पीछे चल दिया और बाकी मुझे लेकर बाएं तरफ बनी हवालात की कोठरी की तरफ बढ़े। मुझे हवालात में बंद करने से पहले इंस्पेक्टर ने हथकड़ियां खोल दी थी। मुझे हवालात की तंग और अंधेरी कोठरी में धकेल कर हवालात का आहनी दरवाजा बंद कर दिया गया। इंस्पेक्टर अपने साथियों में से 2 को हवालात के बाहर छोड़ गया था। उन दोनों के पास बंदूक थी। वो दोनों हवालात के दरवाजे पर पहरा देने लगे जैसे उन्हें डर हो कि मैं इतने सख्त पहरे के बावजूद भी फरार हो जाऊंगा। जो होना था वो हो चुका था। मेरी बेहतियाती रंग ला चुकी थी। अगर मैं हमजाद के मशवरे पर अमल करके सिर्फ 1 रात और सब्र कर लेता तो मुमकिन था कि हालात ये ना होते। मैं हवालात के फर्श पर बैठा हुआ सोच रहा था कि पुलिस यहाँ तक कैसे पहुँच गई। काफी देर गौर होश करने के बाद मैंने इस नतीजे पर पहुंचा कि इसमें भी मापारा का हाथ है। ये सब उसी का किया धरा है। जब उसे ये इत्तला मिली होगी कि मैंने पुलिस के हाथ लगने से पहले भागने में कामयाब हो गया हूँ, तो उसने अपनी पुरस्कार कुव्वतों के जरिए ये पता लगा लिया होगा कि मैं कहाँ छुपा हुआ हूँ, कि फिर उसने नवाब साहब के जरिए ये खुद पुलिस को इससे इत्तला दे दी। मेरी नजर में उसकी इंतकामी कार्रवाई का सबब ये था कि मैंने उसे धोखे में रखकर हमजाद के जरिए उसके अमल में रुकावट डालने की कोशिश की थी और फिर उसमें नाकाम होकर मापारा को बदनाम करने का आखिरी मौका भी हाथ से न जाने दिया था। हालांकि अब मैं उस शहर को छोड़कर फरार हो चुका था, लेकिन शायद वो मुझे सजा दिए बगैर नहीं छोड़ना चाहती थी। गालिबन उसने यहाँ तक मेरा पीछा किया था। ये सूरत हाल जाहिर है मेरे लिए भी खतरनाक थी। मुझे बहैसियत शेख करामत पहचान लिया गया था और उसका मतलब था कि मुझे सजा से कोई नहीं बचा सकता। मेरी फर्दे जुर्म बहुत लंबी थी। इन्हीं हौलनाक ख्यालात के हिसार में मेरा जहन चकराने लगा। मैं रात भर का जागा हुआ था। मेरे जहन पर गनूदगी सी तारी होती गई। न जाने मैं कब तक ऊँघता रहा। हवालात का आहनी दरवाजा खुला और मैं चौंक पड़ा। मेरे संभलने से पहले ही मेरे हाथों में हथकड़ियां डाल दी गई थी। थाने के सहन में हर तरफ धूप फैली हुई थी। मेरा गनूदा जहन ये सोचने से कासिर था कि मुझे कहाँ और क्यों ले जाया जा रहा है। मुझे हवालात से निकालकर एक बड़े से पेड़ के नीचे खड़े हुए यक्के में चंद पुलिस वालों के हमरा बिठा दिया गया, जिनमें थानेदार भी था। यक्का थाने से निकलकर आबादी की कच्ची पक्की सड़कों से गुजरता हुआ एक तरफ चला जा रहा था। कुछ देर बाद यक्का आबादी से बाहर निकल गया। मेरे जहन में फिर वही सवाल उभरा कि ये लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, लेकिन मैंने उनसे पूछा ही नहीं। जब यक्का आबादी से दूर निकल आया तो मुझे कुछ फासले पर एक बड़ी सी 4 दीवारी वाली तवील इमारत दिखाई दी, जो आहिस्ता आहिस्ता करीब होती जा रही थी। गालिबन मेरी मंजिल वही थी, इसलिए कि यक्के का रुख उसी तरफ था। आबादी से बाहर इस इमारत का मतलब मुझे जल्दी मालूम हो गया जब पुलिस वाले मुझे लेकर उसके बड़े से फाटक नुमा दरवाजे तक पहुंचे। मुझे हवालात से जेल में मुंतकिल कर दिया गया। जरूरी कागजात की खरापुरी के बाद मुझे उस चकंदर नुमा बड़ी मूंछों वाले ने घूरा, जिसे तमाम लोग जेलर साहब कहकर मुखातिब करते थे। हूँ तो तुम बड़े खतरनाक मुजरिम, मगर मेरे पास आकर अच्छे अच्छे पानी मांगते हैं। उसका लहजा काफी तौहीनामेज था। अगर कोई और वक्त होता तो मैं उसके लहजे का जवाब देता, मगर इस वक्त मेरा खामोश रहना ही बेहतर था। फिर थानेदार और पुलिस वाले चले गए। मैं जेलर के साथ अकेला रह गया। रहीमू, जेलर धाड़ा। उसकी आवाज के साथ ही खौफनाक चेहरे वाला भारी भरकम डंडे बरदार कमरे में दाखिल हुआ। उसके आते ही जेलर फिर हुर्राया। उसके बारे में मालूम हुआ है कि ये बड़ा बदमाश है, इसे ले जाकर अंदर वाली बैरक में बंद कर दो। उसका हुक्म सुनकर रहीमू ने मेरा बाजू पकड़ा और बोला, चल बे। मुझे उसका रवैया सख्त हतक आमेज महसूस हुआ। मैंने जेलर की तरफ देखकर कहा, क्या आप लोग तमीज से बात नहीं कर सकते? आप मुझे पढ़े लिखे लोग मालूम होते हैं। ये सुनकर जेलर ने मुझे एक मोटी सी गाली दी और रहीमू से कहा, सुनता है, ये हरामी मुझे यानी खान साहब बंदे अली खान को तमीज सिखाने आया है। इसे जरा बता के तमीज किसे कहते हैं। मैं अभी कुछ समझ भी न पाया था कि रहीमू का उल्टा हाथ घूम गया। तड़ाक थप्पड़ मेरे मुंह पर इतनी जोर से पड़ा कि मेरा सर चकरा गया। क्यों, अब समझा? जेलर की मनहूस आवाज मेरे कानों से टकराई। अब चलेगा या सर फोड़ दूं तेरा? ये रहीमू था।
मैं जल्दी से आगे बढ़ गया। जी तो चाहा कि इन दोनों को कच्चा चबा जाऊं, मगर मेरे चाहने से क्या होता है। मैं दबे दस्तों पा था। जेलर के कमरे से निकलकर रहीमू मुझे एक तरफ धकेलता हुआ ले जाने लगा। सामने ही एक बड़ी सी बैरक थी जिस पर गालिबन इस वक्त खाली थी। कुछ लोग इधर उधर आ जा रहे थे जिनके पाँव में बेड़ियां पड़ी हुई थी। वो मुख्तलिफ काम करते नजर आ रहे थे। कोई रस्सी बट रहा था, कोई पानी भर भर कर सामने क्यारियों में डाल रहा था, कोई चारपाइयां बुन रहा था। बाएं तरफ एक कुआं था जिसमें कुछ कैदी डोल डालकर पानी भर रहे थे। मैंने चलते चलते रहीमू से नरम लहजे में कहा, भाई रहीमू, क्या मुझे नहाने की इजाजत दोगे? मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। वो मेरी बात सुनकर तंजिया लहजे में बोला, वाह बेटा, अपने बाप का घर समझा है क्या? अबे चल, ये जेल है जेल, सीधा चल वरना तू तो मुझे जानता है। मैं उसकी बात से मायूस होकर फिर थके थके कदमों से उसका साथ देने लगा। वो मुझे लेकर एक तरफ बने हुए बड़े से कमरे में दाखिल हुआ जहां मुझे जेल के कपड़े दिए गए और मेरे कपड़े उतरवा कर रख लिए गए। फिर रहीमू एक शख्स से मुखातिब हुआ। ये भी कथानाक निकला। मजलू बेटा चल उठ, अपना हथौड़ा उठा और संसी। इस जुमले के मुझ पर उस वक्त मैंने खुले जब मेरे पाँव में भारी बेड़ियां डाल दी गईं। उसके बाद रहीमू मुझे उस कमरे से लेकर फिर बाहर निकला। मेरे लिए बेड़ियां पहनकर तेज चलना दूभर हो रहा था। उस कमबख्त की रफ्तार तेज थी। मुझे आहिस्ता चलते देखकर बोला, अरे लगाऊं लात तेरी कमर पर? नखरा तो ऐसे करता है साला जैसे पहली मर्तबा जेवर पहना है। मैं कहरन जबरन बमुश्किल उसके साथ चलता रहा। चार दीवारी के करीब बड़ी बड़ी बैरकों से काफी फासले पर जरा जरा फासले से 4-5 निहायत तंग कोठलियां बनी हुई थीं, जिनमें से एक भरी हुई थी जिसमें एक मुझे नीम वहशी सा शख्स नजर आया जिसकी आंखों में बला की बेबसी थी। मैं उसे देखकर काम किया। उसके सर और दाढ़ी के बाल बेतहाशा बड़े थे। यही एक खाली कोठली के सामने एक स्टूल पर एक पुलिस वाला बैठा था जो हमें करीब आते देखकर उठ खड़ा हुआ और रहीमू से बोला, ये तो मुझे बिल्कुल नया लगे है, पर इसे सीधे इधर ही क्यों ले आया? ये कहकर उसने अपनी बुझती हुई बीड़ी का कश लगाया और रहीमू की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगा। अरे बहुत खतरनाक है ससुरा, इसकी खतरनाकी दूर होवे तो इधर जनरल में आवे। अच्छा ज्यास्ती बात ना कर, खोल अपना डरबा। रहीमू की बात सुनकर पुलिस वाले ने अपने हाथ में थामा हुआ गुच्छा घुमाया और एक करीबी कोठली खोल दी। और जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा उसने मुझे अंदर धक्का देकर एकदम सुलाखोंदार दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और मैं उस कोठली में तनहा खड़ा रह गया। उस तंग कोठली में इतनी भी गुंजाइश मुझे नजर नहीं आ रही थी कि बैठ सकूं। और फिर इसके साथ ही मुझे बदबू का एहसास हुआ। कोठली के अंदर मच्छरों का एक जमे गफीर छुपा हुआ था जो मेरे अंदर दाखिल होते ही भिनभिनाने लगा जैसे उसे मेरी आमद बुरी गुजरी हो। मैंने सुलाखों से बाहर देखा तो रहीमू दूर जाता नजर आया और जिस पुलिस वाले ने मुझे अंदर धकेला था वो भी दिखाई ना दिया। शायद वो अपना स्टूल दूर खिसका कर ले गया जहाँ मेरी नजर उस पर न पड़ सके। कैदे तन्हाई, मेरे जहन ने सोचा, ये तो बहुत बुरा हुआ। इन जालिमों ने मुझे तो इसका मौका भी नहीं दिया कि मैं गुस्ल कर सकूं। मुझे जेल में दाखिल होते हुए ये उम्मीद बनी थी कि मैं यहाँ गुस्ल तो कम से कम कर ही सकूंगा, मगर थानेदार कमबख्त ने इस खबीस जेलर के कान में न जाने क्या फूंका था कि उसने मुझे छूटते ही कैदे तन्हाई में डलवा दिया था। जिस्मानी और रूहानी अजियत से मेरा बुरा हाल था। जहन बोझल, जिस्म निढाल, इस पर कैद और मुसीबतें क्या, मैं यहीं इसी हाल में सिसक सिसक कर मर जाऊंगा। यकीनन ये एक हौलनाक मौत होगी। मैं ये सोचकर लरज गया। काश एक मर्तबा, सिर्फ एक मर्तबा मुझे इतना मौका मिल जाए कि मैं गुस्ल कर सकूं, फिर तो मैं इन तमाम तकलीफों से निजात हासिल कर सकता था। खड़े खड़े मेरे पाँव शल होने लगे। मैं नहीं बता सकता कि पाँव की बेड़ियों के बावजूद मैं किस तरह इस तंग तारीक कोठली में दोनों पाँव आगे फैलाकर बैठने में कामयाब हुआ। एक तरफ मेरी कमर दीवार से लगी हुई थी और दूसरी तरफ सामने मेरे पाँव दीवार को छू रहे थे, लेकिन बेड़ियां पड़े होने के सबब पाँव समेट कर बैठना मेरे लिए नामुमकिन था। इस तरह बैठकर मुझे कुछ सुकून मिला। मेरा थका हुआ जहन बोझल होता गया और इसी हालत में मेरी आंख लग गई। इस काल कोठली में पूरा एक हफ्ता मैंने इंतहाई अजियत और दुखों में गुजारा। मुझे खाने के लिए बदमजा बदबूदार शोरबा और इंतहाई खराब आटे की रोटी मिलती। मेरा मैदा बामुश्किल हजम कर पाता। चाय भी काली और जैसे हफ्तों की पकी हुई मालूम होती। गालिबन 8वें दिन जब मुझे उस कोठली से निकाला गया तो मेरे लिए अपने पैरों पर खड़ा होना मुश्किल था। मुझे वहां से निकालकर एक जनरल बैरक में मुंतकिल कर दिया गया। उस दिन मेरी हालत इस काबिल नहीं थी कि 2 कदम भी चल सकूं, मगर रहीमू के डंडे के खौफ ने जैसे मेरे जिस्म में बिजली दौड़ा दी। मुझे तवक्को थी कम से कम आज मुझसे कोई काम नहीं लिया जाएगा। मैं बैरक के फर्श पर पूरे 1 हफ्ते के बाद सीधा लेट गया। मेरी कमर तख्ता हो रही थी। मैं पूरे 7 दिन न लेट सका था। जैसे ही मैं बैरक के फर्श पर लेटा मेरी आंखें बंद होने लगीं, मगर उसी वक्त किसी ने लात मारकर मुझे उठा दिया। उठो शहजादे, यहाँ तुम्हें हराम की खाने के लिए नहीं रखा गया।
ये रहीमो नहीं था मगर उसी का कोई लगता था। उसके हाथ में भी डंडा था। वो मुझे तकरीबन घसीटता हुआ बैरक से बाहर लाया और कुछ कैदियों के साथ पानी भरने और करीबी क्यारियों में डालने लगा। ये सुबह 6 बजे का वक्त था। 6 बजे से लेकर 11 बजे तक मैं गिरता पड़ता पानी के भारी डोल उठाता रहा। फिर 11 बजे ही हम सबको खाना दिया गया, वही बदमजा बुरा खाना। इस अरसे में मैंने कई बार कोशिश की कि पानी से भरा हुआ डोल अपने जिस्म पर डाल लूं, मगर मैं इसमें कामयाब न हुआ, इसलिए कि वो डंडा बरदार हम सब कैदियों के सर पर सवार था। उस दिन भी मुझे नहाने का मौका नहीं मिला। लेकिन दूसरे ही सुबह जब मैं दूसरे कैदियों के साथ उठा तो उनके हमरा बैरक का दरवाजा खुलते ही कुएं की तरफ लपका। बैरक से कुएं का फासला मैंने इंतहाई बेताबी और बेसब्री से तय किया। फिर मैंने ये जरूरत भी महसूस न की कि कमीज तो उतार दूं। मैंने पानी से भरा हुआ डोल अपने ऊपर डाल लिया। मेरा सारा जिस्म पानी से भीग गया। फिर दूसरा डोल भी मैंने अपने ऊपर ऊंध लिया। मेरी ये हरकत देखकर एक दूसरा कैदी भिन्न आ गया। अबे अब दूसरों को भी नहाने देगा कि सब पानी अपने ऊपर ही डाल लेगा? मगर मैं उसकी बात सुनी अनसुनी कर गया। मेरे लिए ये लम्हा इंतहाई अहम और पुरमसरत था। जैसे ही मैंने पानी के साथ ही अपने सारे मसाइब बहा दिए हों, दूसरे ही लम्हे में हमजाद को तलब कर चुका था। उसके आते ही मैं बोला, तुम मेरी हालत देख रहे हो? मैं तुमसे बिछड़कर किन हालात को पहुंच गया। मुझे एक एक जालिम से बदला लेना है। अब तुम उस वक्त तक मेरे साथ रहोगे जब तक मैं तुम्हें इजाजत न दूं जाने की। मेरी बात सुनकर हमजाद ने सरे तस्लीम खम किया और खामोशी से सर झुकाए मेरे हुक्म का मुंतजिर रहा। मुझे उसके चेहरे के तासरात से अंदाजा हुआ कि यकीनन उसे भी मेरी हालत देखकर दुख हुआ था। मुझे किसी अनदेखे वजूद से बातें करते देखकर एक कैदी ने हंसकर दूसरे को कोहनी मारी और बोला, अंदर वाली बैरक में रहकर इसकी ये हालत हो गई है और ऐसे बातें करने लगा है। उसी वक्त मुझे डंडा बरदार चौकीदार आता दिखाई दिया। उसने सब कैदियों को मुखातिब करके कहा, अब चलो भी या सारा दिन यहीं खराब कर दोगे, काम पर नहीं लगना क्या? उसकी बात सुनकर कैदी जल्दी जल्दी अपनी बैरकों की तरफ चले गए, जहां बरामदे में चाय बट रही थी। लेकिन मैं चौकीदार की बात से बेखबर जेलर और रहीमों से इंतकाम लेने के बारे में मंसूबे बना रहा था। उसने मुझे अपनी जगह खड़ा देखकर डंडा उठाया। अबे क्यों, क्या बहरा है तू? मेरे इशारे पर हमजाद ने उसके हाथ से डंडा छीनकर उसके सर पर इस जोर से मारा कि वो तेवरा कर जमीन पर गिर गया। उसके सर से खून बह रहा था। एक कैदी ने गुजरते हुए चौकीदार को जख्मी हालत में देखा तो वो समझा कि यकीनन मैंने उसका डंडा छीनकर उसके सर पर मारा है। चंद ही लम्हों में हंगामा खड़ा गया। हर तरफ यही चर्चा था कि नए कैदी ने चौकीदार का सर फाड़ दिया। मैं अब वहां से चलकर बैरक के बरामदे में आ गया, जहां दूसरे कैदी खड़े चाय पी रहे थे। जख्मी चौकीदार बमुश्किल उठकर जेलर के कमरे की तरफ भाग गया था। तमाम कैदी मेरे आसपास जमा थे और उनमें से कुछ का ख्याल था कि मुझे चौकीदार का सर फाड़ने के जुर्म में कैद तन्हाई में डाल दिया जाएगा। मुझे उन सब के लहजे से अपने लिए एहतराम महसूस हुआ। वो आपस में मेरे बारे में तरह तरह के तबसरे कर रहे थे। किसी का ख्याल था कि मैं बहुत बड़ा डाकू हूँ, कोई कह रहा था कि शायद मैंने कई कत्ल किए हैं। लेकिन मैंने उनमें से किसी की बात की ना तो तायीद की और ना ही तरदीद, ना ही उनके किसी बेतुके सवाल का जवाब दिया। मैं हमजाद की तरफ मुतवज्जो हो गया, जो कह रहा था, अगर आप हुक्म दें तो मैं अभी आपको यहाँ से निकाल ले चलूं, पर नहीं, अभी मुझे उस खबीस जेलर और उसके बेनथे बैल रहीमों को देखना है। मैंने हमजाद की बात का जवाब दिया। कैदी मेरी तरफ हैरत से देख रहे थे। मैं उनसे जरा अलग हटकर खड़ा हो गया और अब पहली बार मुझे अपने पाँव में पड़ी हुई बेड़ियों का ख्याल आया, जो मेरे चलने में रुकावट बनी हुई थी और जिनकी आहनी गिरफ्त ने मुझे जिस्मानी अजियत में मुब्तला कर दिया था। फिर चंद लम्हे बाद ही कैदियों ने एक हैरत अंगेज मंजर देखा और उनकी आंखें हैरत से फैल गईं। मेरी आहनी बेड़ियां खुद ब खुद टूटकर मेरे कदमों में गिर पड़ी थीं, जिन्हें ठोकर मार मार कर मैंने बरामदे से नीचे गिरा दिया। और उसी वक्त मेरी नजर जेलर और रहीमों और 3-4 डंडे बरदार चौकीदारों पर पड़ी, जो बैरक से अब सिर्फ चंद कदम के फासले पर रह गए थे। जेलर के चेहरे से इंतहाई गुस्से का इजहार हो रहा था। उसका चकंदर जैसा चेहरा कुछ और सुर्ख हो गया था। इससे पहले कि वो मुझ तक पहुंचने में कामयाब होता, मैं हमजाद को इशारा कर चुका था। फिर दूसरे ही लम्हे बैरक के सामने एक अजीबो गरीब हैरत अंगेज तमाशा शुरू हो चुका था। चौकीदारों के डंडे उनके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़े। उनमें से एक ऊंधे मुंह गिरा। ये रहीमू था। उसके गिरते ही मैंने हमजाद को इशारा किया कि यही है। हमजाद ने मेरे इशारे पर रहीमू के तलवों पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। जब दूसरे चौकीदारों ने यह नाकाबिले यकीन मंजर देखा कि डंडा खुद ब खुद फिजा में बुलंद होकर रहीमू की मुरम्मत कर रहा है, तो वो जेलर के रोकने के बावजूद भूत भूत कहते हुए भाग निकले। मगर जेलर अपनी जगह खड़ा हैरत से ये मंजर देख रहा था। दूसरे तमाम कैदी भी सहमे खड़े थे। अचानक जेलर को क्या सूझी कि वो तेजी से अपना रोल लहराता हुआ मेरी तरफ बढ़ा, लेकिन मुझ तक पहुंचने से पहले हमजाद उसके हाथ से रोल छीन चुका था और खुद जेलर के रोल ने उसकी पिटाई शुरू कर दी।
जेलर बार बार रोल पकड़ने की कोशिश करता मगर उसके हाथ ना आता। कई बार उसकी पीठ पर बरसा और वो तड़प उठा। वो बुरी तरह गालियां बक रहा था। मौका से फायदा उठाकर इस अरसा में रहीमू भी खिसक गया था। अब हमजाद के लिए सिर्फ जेलर बचा था, जिसको पीटते पीटते बुरा हाल हो गया था। अचानक उसके हवास भी जवाब दे गए, वो भी भाग उठा। मगर कुछ देर चल कर रही औंधे मुंह गिरा। गिरने से उसका नुचला होंठ फट गया, जिससे अब खून बहने लगा था। उसके गिरते ही हमजाद ने मेरे हुक्म पर उसके तलवों को निशाना बनाया। वो तड़पता रहा और पिटता रहा। आखिर वो बुरी तरह चीखने लगा, बचाओ बचाओ। तमाम कैदी दायरे की सूरत में उसके चारों तरफ हैरतज़दा खड़े उसे पिटते देख रहे थे। वो कुछ समझ चुके थे कि इस मामले का ताल्लुक मेरी जात से है और मामला यकीनन पुरस्रार है, इसलिए वो मुझसे जरा फासले पर खड़े थे। ये उनका खौफ था या अकीदत में कुछ कह नहीं सकता। जब पिटते पिटते जेलर लहूलुहान हो गया और चिल्लाते चिल्लाते उसकी आवाज बैठने लगी तो मैंने हमजाद को रुकने का इशारा किया और आगे बढ़कर जेलर से मुखातिब हुआ। क्यों, कैसे हैं मिजाज जेलर साहब? तबीयत दुरुस्त हुई या अभी? और मैंने जुमला अधूरा छोड़कर जमीन पर पड़े हुए जख्मी जेलर का हाथ पकड़ा और वो बामुश्किल उठकर बैठा। जाओ, तुम्हारे लिए आज इतना ही सबक काफी है, अपनी बरहम पट्टी कराओ। फिर मैं कैदियों की तरफ पलट कर बोला, आज काम की छुट्टी कोई काम नहीं करेगा। मेरा ये जुमला सुनकर जैसे उन्हें होश आ गया। उनमें से 3-4 तंदुरुस्त तवाना कैदियों ने मुझे अपने कंधे पर उठा लिया और खुशी से नारे लगाने लगे। जेलर लड़खड़ाते कदमों से अपने कमरे की तरफ सर झुकाए चला जा रहा था, जैसे अब वो अपने ओहदे से मुस्तफी हो चुका हो, जैसे वो इस जेल का जेलर ना हो। उन्हें मेरा नाम मालूम नहीं था, इसलिए नया साथी जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। उन्होंने मुझे कंधों पर उठा लिया और बिठाए बिठाए सारे जेल का चक्कर लगाया। जेल की पुलिस और चौकीदार न जाने कहाँ गायब हो गए थे। जेल पर अब पूरी तरह कैदियों का कब्जा था। हमजाद अब भी मेरे साथ था। अचानक उसने मुझे मुखातिब किया। जेलर ने पुलिस लाइन को मुतल्ला कर दिया है कि कैदियों ने बगावत कर दी। वहां से पुलिस की एक भारी नफरी जेल की तरफ रवाना कर दी गई है, इसलिए आप कैदियों को पुरअमन रहने की तलकीन करें और हालात को मजीद बिगड़ने न दें। मैंने उसकी बात सुनकर कैदियों को इस नई इतला से आगाह किया और कहा, आप लोग कतई न घबराएं, मैं अभी खुद जाकर जेलर से बात करता हूँ, लेकिन आप सब कतई पुरअमन रहेंगे और उस वक्त तक पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे जब तक मैं न कहूँ। उन सब ने मेरी तायीद की और मैं वहां से सीधा हमजाद के हमरा जेलर के कमरे की तरफ रवाना हो गया। जेलर अभी तक किसी जख्मी हालत में अपने कमरे में टहल रहा था। मैंने उसके कमरे में दाखिल होने से पहले देखा कि उसने जेल की तमाम पुलिस और चौकीदारों को जेल के बड़े दरवाजे पर मुतय्यन कर दिया है। मेरे कमरे में दाखिल होते ही वो उछल पड़ा जैसे उसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। मैंने उसे मुखातिब किया, खान साहब, मुझे मालूम है कि आपने पुलिस लाइन से मदद मांगी है और पुलिस की एक भारी नफरी यहाँ आने वाली है, लेकिन अगर उन्होंने कैदियों को छेड़ा, कोई नाजेबा हरकत की तो हालात की जिम्मेदारी आप पर होगी। दूसरी सूरत आपके और हम सब के लिए बेहतर मुसालेहाना है। आप अगर इस बात पर आमादा हो जाएं तो ये सभी के लिए सूदमंद होगा। कान खोल कर सुन लीजिए, कैदी आज काम नहीं करेंगे। दूसरी बात ये कि वो आपका और आपके हरकारों का बेजा जुल्म, सितम और गैर इंसानी सलूक बर्दाश्त नहीं करेंगे। तीसरी और आखिरी शर्त ये कि वो आपका ये गलीज और बदमजा खाना नहीं खाएंगे। उन्हें उम्दा और अच्छा खाना फराहम किया जाना चाहिए। मैं कहता रहा और जेलर खामोशी से मेरी बातें सुनता रहा। अगर आपने जेलर साहब मेरी बातें ना मानी तो ना सिर्फ आपके साथ कोई रहम किया जाएगा, बल्कि पुलिस वालों को भी इस बेसलूकी का मजा चखाया जाएगा। आप देख ही चुके हैं कि मुझे खुद करने की कुछ जरूरत नहीं। आपके पुलिस वाले खुद पिटने लगेंगे। उनके हथियार जो उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। बोलो, क्या कहते हो तुम? मैंने सवालिया नजरों से जेलर की तरफ देखा। क्या तमाम कैदी हस्बे मामूल कल से काम करने लगेंगे? जेलर ने सवाल पूछा, मगर उसके लहजे में बेबसी थी। हाँ, मगर इस सूरत में जब तुम मेरे मुतालबात तस्लीम कर लो। मैंने जवाब दिया। मुझे तुम्हारी शर्तें मंजूर हैं, जेलर ने कहा, मगर वो खाने के बारे में कोई अमली कदम फौरन नहीं उठा सकता था। इसमें 2-3 दिन लगेंगे। ठीक है, उस वक्त तक कैदियों को खाना सप्लाई ही ना किया जाए। मेरी बात सुनकर जेलर चकरा गया। तो क्या सारे कैदी 3 दिन भूखे रहेंगे? उसने हैरत से कहा। नहीं, उन्हें बेहतरीन खाना फराहम किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी मुझ पर है। इस सिलसिले में फिक्र छोड़ दें, मैंने जवाब दिया। जेलर हैरत से मेरी सूरत देख रहा था। मैंने चलते हुए कहा, तो फिर मैं मुतमईन रहूं? हाँ, जेलर के लहजे में बेबसी थी। हमजाद की बरवक्त इतला और जेलर से मेरी गुफ्तगू शनीद से एक बड़ा हंगामा टल गया था। जेलर ने पुलिस को वापस कर दिया। उसने हुकाम से कहा था कि उसने हालात पर काबू पा लिया है। कुछ देर बाद खाने का वक्त हो गया। कैदी मेरे इर्द गिर्द जमा थे, जिनमें से कुछ मेरे पांव दबा रहे थे। मेरी हैसियत अब उनके सरबराह की सी थी। मैंने जेलर से होने वाली तमाम गुफ्तगू से कैदियों को आगाह कर दिया। वो सब भी जेलर की तरह इस बात पर हैरान थे कि अब 3 दिन तक उन्हें जेल से खाना सप्लाई नहीं किया जाएगा। लेकिन उनमें से किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि मुझसे सवाल करता कि मैं उनके लिए खाना कहाँ से और किस तरह फराहम करूंगा। मैंने हमजाद को खाना लाने के लिए रवाना कर दिया।
उसके कुछ देर बाद ही कैदियों ने निहायत हैरत से उस देग को देखा जो फिजा में तैरती हुई चली आ रही थी। फिर वो देग आहिस्ता से बैरक के फर्श पर उतर गई। उसी के साथ गरम गरम तंदूरी रोटियां थी। सिर्फ मैं ही देख सकता था कि हमजाद ने देग जमीन पर रखी है। वो सब पत्थर बने ये अजीबो गरीब मंजर देख रहे थे। मेरे हुक्म पर 2-3 कैदी उठे और जेल के बावर्ची खाने से बर्तन ले आए। कैदियों ही में से एक ने देग में से कोरमा निकालना शुरू किया। खाना सबसे पहले मेरे सामने रखा गया। फिर कुछ देर बाद वो सब भूल गए कि ये खाना उन्हें कितने पुरस्कार तौर पर मिला है। वो सब कह कह लगा रहे थे और आपस में खुशफहलियों में मसरूफ थे। अब उन्होंने हैरत ज़दा होना छोड़ दिया था। वो समझ गए थे कि खुदा ने उनके दरमियान कोई अल्लाह वाला या भगवान ने कोई साब हैसियत रशमनी भेज दिया है। उनमें से बेशतर खाने वगैरह से फारिग होकर मेरे हाथ पैर चूमने लगे। मैंने उन्हें ऐसा करने से नहीं रोका। आज एक तवील अरसे के बाद मेरी अना को तस्कीन मिली थी। बदायूं से निकलने के बाद आज पहली मर्तबा मुझे ये खुशी हासिल हुई थी। मैंने खुश होकर उन सब के लिए हमजाद से फलों के टोकरे मंगाए। वो आमों के दिन थे। हमजाद कई कलमी आमों के टोकरे उठा लाया। सब ने सैर होकर आम खाए। न जाने उन्हें कितने अरसे बाद ये नेमतें नसीब हुई थी। वो सब भी बेइंतहा खुशो खुरम नजर आ रहे थे, जैसे उन्होंने कभी दुख उठाए ही ना हो। उनके कहकहों में जिंदगी थी। अब उनकी बातों में रस था। उनके चेहरे शादाब थे। वो खाने और आमों से पूरा इंसाफ करने के बाद लंबी तान कर सो गए, क्योंकि आज उन्हें काम तो करना नहीं था। जेल में दोपहर का खाना खाकर शायद वो पहली मर्तबा सोए थे। मैं भी उनके बराबर ही लेटकर गाफिल होकर सो गया। आँख खुली तो मैंने देखा कि हमजाद मेरे सिराने अब तक खड़ा था। उसने मुझे बेदार देखकर मुखातिब किया, आइंदा के लिए क्या मैंने एक बात सोची है, अगर आप उससे मुतफिक हों। मेरी तजवीज मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए निहायत मुनासिब है। मैं उठकर बैठ गया और बोला, हाँ बताओ, मैं सुन रहा हूँ। मैं खुद इस सिलसिले में तुमसे मशवरा करना चाहता हूँ। हालात ऐसे हैं कि फिलहाल मेरठ वापस होना कतई नामुमकिन है। इसका पहला सबब तो मापारा है और दूसरी वजह यह कि मेरठ की पुलिस आपको पहचान चुकी है। आप उसकी नजर में मुजरिम हैं। इस सूरत हाल में अगर आप यहाँ से फरार होकर किसी दूसरे शहर में रिहाइश इख्तियार करेंगे तो वो भी खतरे से खाली नहीं। ये बात मापारा से छुपी न रह सकेगी। आप जेल से फरार होने में कामयाब हो जाएं तो उसे पता चल जाएगा। हमजाद ने मेरी तरफ देखा। तुम ठीक कहते हो, और ऐसी सूरत में जब तक वो मुझसे नाराज है और इंतकाम लेने के दर पे है तो वो अपने पुलिसरार कुव्वतों के जरिए से मालूम करके बता सकती है कि मैं कहाँ छुपा हुआ हूँ। पुलिस को इत्तला कर सकती है और फिर एक भाग दौड़ शुरू हो जाएगी। मैंने हमजाद की तायद की, लेकिन इसका क्या हल हो सकता है, ये बात मेरी समझ से बाहर है। मैंने हमजाद की आंखों में देखा। वही हल तो मैंने तलाश किया है, इसीलिए तो इस सिलसिले में आपकी रजामंदी चाहता हूँ। हमजाद ने जवाब दिया और फिर बोला, हल ये है कि आप यहीं जेल में रहें। मैंने हमजाद की बात काट कर फौरन सवाल किया, मगर कब तक? सिर्फ उस वक्त तक जब तक दूसरा हमजाद पैदा न हो जाए। 2 हमजाद मिलकर मापारा को बखूबी जेर कर सकते हैं। जेल में रहने से एक फायदा तो ये होगा कि मापारा आपसे मुतमईन रहेगी। दूसरा ये कि यहाँ अब आपका ही राज है। आप निहायत सुकून इत्मीनान से जब तक यहाँ रहना चाहे रहें, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि मेरे होते हुए आपका यहाँ से निकलना कोई मसला नहीं। आप जब कहेंगे आपको जेल से रिहाई मिल जाएगी। पुलिस को अभी तक आपके खिलाफ शहादतें जमा करने और मुकदमा कायम करने में कम से कम 2 महीने लगेंगे। फिर मुकदमे का फैसला इतनी जल्दी होना भी मुमकिन नहीं। हमजाद ने तफसील से तमाम बातें मुझे समझाई, मगर तुमने ये तो बताया ही नहीं कि हमजाद का अमल कौन करेगा। यहाँ तो मुझे ऐसा कोई दिखाई नहीं देता। फिर इन जैसे लोगों पर एतमाद करना भी एक मसला है। ये क्या जरूरी है कि हमजाद को काबू करने के बाद वो हमारा दोस्त ही रहे? मैंने हमजाद से पूछा। आप शायद अब्दुल जब्बार को भूल गए हैं, हमजाद ने कहा। अरे यार, मगर वो तो मेरठ में है, उसका यहाँ जेल में आना मेरी समझ से बाहर है। ये बंदोबस्त हो सकता है। ये मुमकिन था कि मैं उसे यहीं सीधा उठा लाता, मगर इस सूरत हाल में जेल के हुकाम से क्या कहा जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि वो किसी जुर्म में जेल भेजा जाए। हमजाद ने जवाब दिया। मैं हमजाद से बातें करता हुआ जेल की बड़ी बैरकों के पीछे तन्हाई में चला गया था, ताकि दूसरे कैदी जो मुझे हैरत से देख रहे थे मेरी बातें न सुन लें। वो हमजाद को ना तो देख सकते थे और ना उसकी बातें सुन सकते थे, मगर मेरी गुफ्तगू तो सुन सकते थे, इसलिए मैंने एहतियात बरती थी। हमजाद की बात ने मेरे जहन में एक और नया सवाल खड़ा कर दिया, जिसका इजहार मैंने उस बात से भी कर दिया कि तुम कहते हो कि अब्दुल जब्बार को किसी जुर्म में डालकर गिरफ्तार करा दोगे, लेकिन शायद तुम भूल गए हो कि वो मेरठ में है, इसलिए पकड़ा गया तो मेरठ में ही रखा जाएगा। क्या मैं गलत कहता हूँ? मैंने हमजाद की तरफ सवालिया नजरों से देखा। वो बोला, मैंने जब आपके सामने तजवीज रखी थी तो इसके तमाम पहलुओं पर गौर कर लिया था। ये बात मेरे जहन में आई थी। मैंने इस सवाल का ये हल सोचा था कि अब्दुल जब्बार को मेरठ से यहाँ ले आऊंगा, यानी कॉल, और फिर उसके हाथों कोई जुर्म सरजद कराऊंगा। जुर्म भी खतरनाक नौयत का, मसलन किसी का कत्ल वगैरह, ताकि वो हर तरह हमारे रहमो करम पर हो
और हमजाद को हासिल करने के अमल पर तैयार हो जाए और आइंदा भी हमारे इस एहसान से सर न उठा सके। हमजाद ने बताया। अब तमाम बात मेरे लिए साफ थी। हमजाद ने वाकई मामले के तमाम पहलुओं पर गौर करने के बाद मुझसे गुफ्तगू हुई थी। उसकी ये तजवीज़ निहायत मुनासिब और कारगर थी। एक तरफ तो मापारा मेरी तरफ से ये सोचकर मुतमईन रहती कि मैं जेल में हूँ और कुछ दिन बाद मुझे सख्त तरीन सजा हो जाएगी, दूसरी तरफ मैं उससे इंतकाम लेने के लिए अब्दुल जब्बार से हमजाद का अमल पूरा करवा सकूंगा। अब जेल की तमाम सूरत हाल मेरे हक में थी। जेलर ने मेरे आगे हथियार डाल ही दिए थे। तुम्हारी तजवीज़ से मुझे पूरा पूरा इत्तेफाक है। मेरा ख्याल है कि तुम कल सुबह ही ये काम अंजाम दे डालो, मैंने हमजाद से कहा। दूसरे दिन सुबह हमजाद जब तमाम कैदियों के लिए बेहतरीन नाश्ता फराहम कर चुका तो मैंने उसे मीरठ रवाना कर दिया। कैदी आज नाश्ता करने के बाद मेरी हिदायत के मुताबिक अपने अपने कामों में लग गए। इस अरसा में जेलर भी मुझसे मिलने मेरी बैरक में आया। वो कैदियों को काम करता देखकर खुश था। उसने मेरा बहुत शुक्रिया अदा किया। उसे अपने हरकारों के जरिए ये पुरस्कार इतना मिल चुकी थी कि कैदियों ने बेहतरीन खाना खाया है और नाश्ता भी उन्हें निहायत उम्दा मिला है। वो ये तमाम बातें सुनकर हैरत ज़दा था। कुछ देर मुझसे बातें करने के बाद उसने बैरक में इधर उधर नजर दौड़ाई और जब उसे यकीन हो गया कि उसके और मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं तो उसने अचानक आगे बढ़कर मेरे हाथ चूम लिए। उसकी आवाज़ भरा रही थी। ऐ दरवेश, मैं तुम्हें नहीं समझ पाया, मुझे माफ़ कर दो, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो। मैंने देखा कि जेलर की पलकें भुजल थीं। मैं उस वक्त तक आपके पैर नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुझे माफ़ ना कर दें। जेलर ने मेरे पाँव पकड़ लिए थे मगर मैं इसी तरह बैठा रहा। मैंने अपने पाँव पीछे नहीं खिसकाए। जब वो मेरे पाँव पर झुका तो मैंने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, खान साहब, हमने तुम्हें माफ़ किया। आज से तुम हमारे मुरीद, बस अब तुम खुश रहो। जेलर ने सर उठाया और खुश होकर एक मरतबा फिर मेरे हाथ चूम लिए और फिर बोला, या मुर्शद, मेरा दिल कहता है कि आप बेगुनाह फांसे गए हैं। मुझसे जो हो सका आपकी खिदमत करूंगा। दूसरे, मुझे आपसे ये अर्ज करना है कि आप आज से यहाँ तकलीफ में कैदियों के साथ नहीं सोएंगे। आपके लिए मैं अपने कमरे में पलंग डलवा दूंगा। जेलर की बात सुनकर मैंने तायद में सर हिला दिया। मुझे खुद भी यहाँ सुकून आराम नहीं था। जेलर कुछ देर खामोश रहकर बोला, मुर्शद, जहाँ आपने मुझ पर इतना करम कर दिया, एक इनायत और चाहता हूँ, वो ये कि जेल के सुपरिटेंडेंट हरदयाल शर्मा से मेरी बिल्कुल नहीं बनती। वो बहुत जलील है और परसों जेल के मुआयने पर भी आ रहा है। वो अंग्रेज हुक्मरानों का मुंह चढ़ा है, इसलिए कुछ काम वाम नहीं करता। उसका सब काम मुझे ही करना पड़ता है। हालांकि उसे यहाँ रहना चाहिए मगर वो नहीं रहता। हफ्ते में बस एक मरतबा आता है और मुझे उल्टी सीधी सुनाकर चला जाता है। हो सके तो उसका यहाँ से कहीं और तबादला करवा दीजिए या नौकरी से निकलवा दीजिए। मैं उससे बहुत तंग आ गया हूँ। जेलर ने मेरी तरफ रहम तलब नजरों से देखते हुए कहा। मैंने कहा, अभी हम कुछ नहीं कह सकते, परसों उसे आने दो तो फिर देखा जाएगा। मैंने जेलर की बात का जवाब दिया और फिर बोला, अच्छा अब तुम जाओ, हम जरा जिक्र इलाही करेंगे। मैंने उसे रुखसत करने के बाद आंखें बंद की और अपने तस्वुर की कुव्वत को बरूए कार लाया। मैंने उस वक्त हमजाद का तस्वर किया ताकि मालूम कर सकूं कि किस हद तक अपना काम निपटा चुका है। मैंने देखा कि बहुत से लोगों की भीड़ में हमजाद अब्दुल जब्बार के साथ साथ चला जा रहा है। ये जगह मुझे कचहरी का अहाता मालूम हो रही थी। अचानक मैंने देखा कि फटन कचहरी के अहाते में दाखिल हुई और एक बरामदे के सामने ही एक बड़ा हाल नजर आ रहा था। गालिबन ये अदालत थी। फटन रुकते ही एक ज़ईफ सा अंग्रेज उतरा। उसके उतरते ही बरामदे में मुस्तैद खड़े हुए अर्दलियों और सिपाहियों के साथ एकदम माथे से चिपक गए। मैंने देखा कि अब्दुल जब्बार तेजी से अंग्रेज की तरफ लपका। वो मुझे बिल्कुल सहरज़दा की तरह लग रहा था, जैसे कोई शख्स नींद में चल रहा हो। मैं समझ गया कि वो इस वक्त हमजाद की पुरस्रार कुव्वतों के कब्जे में है। फिर मैंने देखा कि अब्दुल जब्बार का हाथ तेजी से शेरवानी की जेब में गया और उसके हाथ में खंजर लहरा रहा था। इससे पहले कि कोई कुछ समझ सकता, उस अंग्रेज का बचाव कर सकता जो फटन से उतरकर कमरा अदालत की तरफ जा रहा था। अब्दुल जब्बार का हाथ फिजा में बुलंद हुआ और उसने पूरा खंजर अंग्रेज के सीने में उतार दिया और एकदम कचहरी में हंगामा खड़ा हो गया। लोग चीख रहे थे कि किसी ने मजिस्ट्रेट थॉमस को कत्ल कर दिया। देखते ही देखते अब्दुल जब्बार को गिरफ्तार कर लिया गया। उस जमाने में किसी अंग्रेज का कत्ल हिंदुस्तान में इंतहाई संगीन जुर्म समझा जाता था। हालांकि कत्ल बजाते खुद एक संगीन जुर्म है, मगर हिंदुस्तान में हुकूमत चूंकि अंग्रेजों की थी, इस सूरत में तो किसी अंग्रेज का कत्ल बहुत बड़ी बात थी। मैंने देखा कि हमजाद अब वहां से चल दिया। अब्दुल जब्बार सिपाहियों की गिरफ्त में जैसे एकदम चौंक पड़ा, जैसे वो अभी सोते सोते उठा हो। उसने सिपाहियों की गिरफ्त से निकलना चाहा मगर कामयाब न हुआ। मैंने अपनी आंखें खोल दी। मुझे यकीन था कि आज शाम तक या कल सुबह तक अब्दुल जब्बार को जेल भेज दिया जाएगा। मैं अपनी जगह से कुछ सोच कर उठा। मेरा रुख जेलर के कमरे की तरफ था। उसके कमरे में पहुंचा तो वो कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, मैंने उसके सामने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। इरशाद और मुर्शद, उसने निहायत अकीदत से कहा, आज शाम तक या कल सुबह तक हमारा एक मुरीद जेल में आने वाला है।
उस पर कत्ल का इल्जाम है। उसने मजिस्ट्रेट थॉमस को कत्ल कर दिया है। मेरी बात सुनकर जेलर उछल पड़ा। मजिस्ट्रेट थॉमस को कत्ल कर दिया? मगर कब? मेरे पास ऐसी कोई इत्तला नहीं। उसे अब से चंद मिनट पहले कत्ल किया गया है। तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं कि तुम तक ये इत्तला कैसे पहुंची। हम अपने मुरीदों से गाफिल नहीं रहते, हम उनकी एक एक हरकत से बाखबर रहते हैं। जेलर ने गर्दन हिलाकर कहा, बेशक, मगर हम तुम्हें सिर्फ यही इत्तला देने नहीं आए, बल्कि तुम्हें ये बताने आए हैं कि वो हमारा बहुत चहेता मुरीद है। यहाँ उसे जेल में हर तरह का आराम मिलना चाहिए। वो हर वक्त जिक्र इलाही में मसरूफ रहने वाला आदमी है, इसलिए जरूरी है कि उसके लिए किसी अलग जगह का इंतखाब किया जाए। कोई अलग साफ सुथरी कोठली उसके लिए फराहम की जाए ताकि उसे याद इलाही में कोई तकलीफ ना हो। क्या तुम किसी अलग कोठली का इंतजाम कर सकते हो? क्यों नहीं, ये कतई मुमकिन है। मैं अभी इनका इंतजाम किए देता हूँ, जेलर ने जवाब दिया। ये तमाम बंदोबस्त मैंने अब्दुल जब्बार के लिए कराया था ताकि वो हमजाद का अमल इत्मीनान से कर सके। रात गए तक अब्दुल जब्बार ना आया। हमजाद ने बताया कि उसके बयानात लिए जा रहे हैं और तहकीकात जारी हैं। तीसरे दिन बहुत खराब और खस्ता हालत में अब्दुल जब्बार को जेल भेज दिया गया। आला हुकाम के सख्त अहकाम थे कि अब्दुल जब्बार को सबसे अलग कैद तन्हाई में रखा जाए और हर मुमकिन तशद्दुद किया जाए। हमजाद ने मुझे उसकी इतला फौरन दे दी। मैं जेलर के कमरे की तरफ लपका ताकि उसे बता सकूं कि यही वो मेरा मुरीद है जिसके बारे में मैंने उसे बताया था। हालांकि मैं उसे ये बता ही चुका था कि उसके थॉमस का कत्ल किया है। मैं जैसे ही जेलर के कमरे में दाखिल हुआ, अब्दुल जब्बार मुझे देखकर हैरत ज़दा रह गया। अरे आप खुर्शीद साहब, आप यहाँ? अब्दुल जब्बार हकलाया। जेलर मोतजब था कि अब्दुल जब्बार ने मुझे मेरे नाम से नहीं पुकारा था, क्योंकि मेरठ में वो मुझे बहसीयत खुर्शीद अहमद खान शेरवानी के नाम से जानता था। फिर वो आगे बढ़ा और मेरे गले से रख कर रोने लगा। मैंने उसे तसल्ली दी। फिर जेलर से बोला, मुझे मालूम है कि अब्दुल जब्बार के लिए तुम्हें सख्त अहकामात दिए गए हैं, मगर होगा वही जो तुम्हें पहले बता दिया गया है। आपका जो हुक्म मुर्शिद। मगर जेलर कुछ कहते कहते रुक गया। बोलो, क्या कहना चाहती हूँ? मैंने पूछा। वो हरदयाल शर्मा सुपरिटेंडेंट, वो यकीनन हुकाम की खैर ख्वाही के लिए इस मामले में टांग अड़ाएगा। जेलर ने साफ गोई से कहा, अगर उसने हुकाम को इससे बाखबर कर दिया कि अब्दुल जब्बार को कैद तन्हाई में नहीं रखा गया तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। वैसे मुझे आपके हुक्म के आगे सब कुछ मंजूर है। मैंने कहा, हरदयाल शर्मा को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं उसे पलक झपकते में सीधा कर लूंगा। अगर कुछ गड़बड़ ज्यादा हुई तो उसे इस काबिल न छोड़ूंगा कि वो जेल के मुआयने पर आ सके। मैंने जेलर को समझाया और अब्दुल जब्बार को अपने साथ लेकर अंदर चला गया। कुछ देर में नहा धोकर उसके हवास दुरुस्त हुए तो मैंने उसे पिछली गुफ्तगू याद दिलाई। तुम्हें याद होगा अब्दुल जब्बार, मैंने तुमसे हमजाद के बारे में कहा था। अब तो ये और जरूरी हो गया कि तुम अपने हमजाद को अपने कब्जे में कर लो। हाँ, मैं तुम्हें अब साफ साफ बता दूं कि मेरा असल नाम शेख करामत है और मैं यहाँ जेल में अपनी मर्जी से हूँ। मेरे इल्म में ये था कि अनकरीब इस इल्जाम में गिरफ्तार होने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही तुम्हारी मदद के लिए यहाँ पहुँच गया। तुम्हारे लिए ये सारा इंतजाम कर दिया गया है। तुम एक अलग कोठली में आराम से हमजाद का अमल पूरा करो और मेरी हिदायत पर पूरी तरह चलने की कोशिश करोगे। फिर मैंने उसे उसकी कोठली दिखाई। हमजाद एक चिराग, तेल और अगरबत्तियां ले आया। फिर वक्त जाया किए बगैर उसी रात में अब्दुल जब्बार को हमजाद के बारे में हिदायत दे रहा था। तुम्हारी कोठली में मिट्टी का चिराग और सरसों का तेल मौजूद है। इसके अलावा अगरबत्तियां और माचिस भी है। पहले तो तुम कमरे को अगरबत्तियों की खुशबू दो और फिर चिराग रोशन करके अपनी पुश्त से ऊंचा रख देना। और हाँ, अंदर से कुंडी लगाना मत भूलना। अपनी कमीज को लंगोट की तरह जिस्म पर बांध देना। इसके बाद चिराग की तरफ पुश्त करके पालती मारकर जमीन पर बैठ जाना और दीवार पर अपने साये को कामिल 1 घंटे तक देखना और अपनी नजर को साये की पेशानी पर रखना। जब नजर को थकान मालूम हो और पलकें गिरने लगे तो फौरन नजर को ऊपर उठा लेना। उस वक्त तुम्हें दौराने अमल रोशनी का मुहीत यानी दायरा सा नजर आएगा। इब्तदाई मश्क में साया कभी जाहिर होगा, कभी गायब हो जाएगा और अक्सर तुम्हें मुख्तलिफ रंग और अजीबो गरीब चीजें नजर आएंगी। मगर मुस्तकिल मिजाजी से बिला खौफ खतर अपनी मश्क जारी रखना। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? मैंने अब्दुल जब्बार को सवालिया नजरों से देखा। वो बोला, मगर दौराने अमल मुझे पढ़ना क्या होगा? मैंने कहा, अब मैं तुम्हें वही बताने वाला हूँ। मैं जो कह रहा हूँ इसका एक एक लफ्ज गौर से सुनो। मैंने अब्दुल जब्बार की आंखों में देखते हुए कहा, जो कुछ मैं अब तुम्हें बताने वाला हूँ उसे मेरे साथ दोहराओ ताकि तुम्हें हिफ्स हो जाए। फिर मैंने 2-3 बार वो वजीफा जब्बार को सुनाया और जब्बार मेरे साथ दोहराता रहा। क्यों जब्बार, क्या तुम्हें वजीफा याद हो गया? जी हाँ, अब्दुल जब्बार ने जवाब दिया। मैंने उसे बताया कि अपने साए पर नजर जमाए हुए से हर रात इशा की नमाज के बाद सुबह तक ये अमल 3125 मरतबा पूरे 41 दिन पढ़ना है। फिर हमजाद ने एक फलीता दिया और मेरे हाथ में रुई थमाकर बोला कि इस फलीते पर यह रुई लपेटकर चिराग में डाल दी जाएगी। उसने बताया कि इस रुई को पाक दामन रुई कहते हैं, जो इस अमल के दौरान बहुत जरूरी है।
हमजाद पहले ही ये रुई ले आया था। पाकदामन रुई से मुराद ये है कि कपास के जिस खेत से रुई तोड़कर लाई जाए उससे पहले उस खेत से किसी ने कपास के फूल न तोड़े हों। फिर मैंने हमजाद का दिया फलीता पढ़ा, उस पर इस किस्म की इबारत थी। मैंने फलीता और रुई अब्दुल जब्बार को दे दी, जिसने मेरी हिदायत के मुताबिक फलीते पर रुई लपेटकर उसको चिराग में डाल दिया। कुछ ही देर बाद मैं अब्दुल जब्बार को तन्हा छोड़कर चला आया। मुझे अब उससे सुबह मिलना था। मेरे कहने के मुताबिक उसने आज रात ही अमल शुरू कर दिया था और मुझे पूरा यकीन था कि अब्दुल जब्बार अपने अमल में जरूर कामयाब होगा, क्योंकि उस वक्त सूरत हाल मुख्तलिफ थी। जब मैंने हमजाद को काबू में करने का अमल किया था तो मेरा अकेला था, मेरा कोई मददगार नहीं था, जिसकी वजह से मैं 2-3 बार अपने अमल में नाकाम हुआ। अब्दुल जब्बार को खुद मेरी और मेरे हमजाद की पूरी मदद हासिल थी, इसलिए ये सवाल ही नहीं था कि वो कामयाब ना हो। खुद एक हमजाद उसका मददगार था। इस मसले से निपटने के बाद मेरे सामने एक और दूसरा मसला था, जिसके बारे में खान साहब बंदे अली यानी जेलर ने मुझे पहले ही मतवज्जो कर दिया था कि उनके कहने के मुताबिक सुपरिटेंडेंट जेल हरदयाल शर्मा कल सुबह मुआयना करने आने वाला था और उनकी फराहम की हुई इतला के मुताबिक खान साहब से अव्वल तो उसकी बनती ना थी और दूसरा ये कि वो सख्त अजीब किस्म का बंदा था। उसका जेल का मुआयना बहर सूरत मुझे मुलतवी करवाना था और ना सिर्फ ये मसला कल का था बल्कि मेरी नजर में ये भी जरूरी था कि जब तक अब्दुल जब्बार अमल करने में मसरूफ रहे हरदयाल शर्मा इधर जेल का रुख ही न करे। मैं उस वक्त जेलर के कमरे की तरफ जा रहा था जहां उसने मेरी ये चारपाई और बिस्तर का इंतजाम कर दिया था। मैं जैसे ही उसके कमरे में दाखिल हुआ तो वो एहतरामन अपनी चारपाई से उठकर बैठ गया। तशरीफ लाइए, वो अपनी चारपाई से उठकर मौतब खड़ा हो गया था। आराम करो आराम करो, मैंने हाथ उठाकर इशारे से उसे बैठने के लिए कहा और बराबर रखी हुई चारपाई पर बैठ गया। फिर कुछ सोचकर उसे मुखातिब किया, कल तुमने मुझे बताया था कि सुपरिटेंडेंट हरदयाल शर्मा कल मुआयने पर आने वाला है। जी हाँ, ऐसा ही है, उसने जवाब दिया। वो ना सिर्फ कल बल्कि काफी दिन जेल के मुआयने पर नहीं आ सकेगा, मैंने मजबूत लहजे में कहा। हजूर, जो आप चाहें वो मुमकिन है। खान साहब ने कमाल अकीदत से हाँ में हाँ मिलाई। मैंने उसी वक्त हमजाद को तलब किया और दूसरे ही लम्हे वो सर झुकाए मेरे सामने खड़ा था। पहली बात तो ये कि तुम्हें हर तरह अब्दुल जब्बार की खबरगिरी रखनी है। इसके खाने पीने की तमाम जिम्मेदारियां तुम्हारे सुपुर्द हैं। इसके अलावा यह कि सुपरिटेंडेंट हरदयाल शर्मा कल जेल के मुआयने पर आने वाला है। हम चाहते हैं कि वो कम से कम 1.5 माह इस काबिल ना हो कि जेल का रुख कर सके। उसके लिए तुम जो मुनासिब समझो वो करो और मुझे आकर इतला दो कि तुमने क्या किया, अब तुम जा सकते हो। हमजाद खामोशी से सर झुकाए मेरी बातें सुनता रहा। मैं आपका मकसद समझ गया। मैं इस सिलसिले में खुद आपसे गुफ्तगू का ख्वाहिशमंद था। आपका ये फैसला कतई दुरुस्त है। मैं कुछ देर बाद हाजिर होता हूँ, ये कहकर हमजाद गायब हो गया। खान साहब हैरत से मुझे देख रहे थे कि मैं किस नादीदा वजूद से मुखातिब हूँ। वो हमजाद का जवाब सुनने के अहल नहीं थे, मगर मैंने जो कुछ हमजाद से कहा उन्होंने जरूर सुना था। मैंने खान साहब को हैरत ज़्यादा देखकर कहा, हमने हरदयाल शर्मा का इंतजाम कर दिया, अभी कुछ देर बाद तुम्हें कोई खुशखबरी सुनाएंगे। बेशक बेशक हजूर, आपकी दस्तरस में सब कुछ है। खान साहब ने अपनी गर्दन हिलाई, वो बेहद मरऊब दिखाई दे रहे थे। और उसके बाद मैंने अपनी आंखें बंद करके चश्मे तसव्वुर में देखा कि एक उधेड़ उम्र दुबला पतला शख्स एक साफ सुथरे नफीस कमरे में एक मेज के सामने बैठा शराब पीने में मसरूफ है और हमजाद उसके करीब खड़ा है। मैंने अंदाजा लगाया कि यही शख्स हरदयाल शर्मा है। चंद लम्हों में उसने अपना गिलास खाली किया और अपनी छोटी छोटी उल्लुओं जैसी आंखों से मेज को घूरने लगा, क्योंकि एक तो पहले ही हमजाद ने उसकी शराब की बोतल मेज पर से गायब कर दी थी, जिसका उसे एहसास ही न हुआ था। मैंने देखा कि वो अपनी कुर्सी से उठा और दरवाजा खोलकर बाहर निकला और अब वो तेजी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहा था। अभी उसने नीचे जाने के लिए सीढ़ी पर पहला कदम ही रखा था कि उसका तवाज़ुन बिगड़ गया। हमजाद ने उसे धक्का दे दिया था। उसने संभलना चाहा। उसकी चीखों पुकार सुनकर सारे घर में जैसे भगदड़ मच गई। तमाम मुलाजमीन और घर वाले उसके चारों तरफ जमा हो गए। किसी ने उसे सहारा देने की कोशिश की। उसने उठना चाहा और फिर एकदम चीख कर जमीन पर गिर पड़ा। अब मैंने देखा कि हमजाद वहां से गायब हो गया। मैंने आंखें खोली तो वो मेरे सामने मौजूद था। उसकी एक टांग टूट चुकी है और दूसरी जख्मी है। हमजाद ने कहा, अब वो आपके हुक्म के मुताबिक महीने 1.5 महीने से पहले इस काबिल नहीं हो सकेगा कि बिस्तर से उठ सके। मैंने हमजाद की बात सुनकर उसे जाने का इशारा किया। हमजाद के जाते ही मैंने खान साहब बंदे अली को ये खुशखबरी सुनाई। उन्होंने फरते अकीदत से झुककर मेरे हाथों को बोसा दिया। उन्हें मेरी बात पर कामिल यकीन था। दूसरे दिन सुबह ही सुबह खान साहब बंदे अली ने मुझे बताया कि हरदयाल शर्मा की टांग टूटने की तस्दीक हो चुकी है और आला हुकाम ने उसे 2 महीने की छुट्टी दे दी है और उसके तमाम इख्तियारात फौरी तौर पर खान साहब बुंदे अली खान को मुंतकिल कर दिए गए हैं। मैं ये जानकर बहुत खुश हुआ। कम से कम एक मुसीबत से तो जान छूटी और निजात मिली। उसके बाद मैं अब्दुल जब्बार की खबर लेने उसकी कोठली की तरफ रवाना हो गया।
میں نے کوٹلی میں داخل ہوتے ہی دیکھا کہ حمزاد بھی موجود ہے اور وہ ابھی ابھی جبار کے لیے ناشتہ لے کر آیا ہے۔ عبدالجبار کی آنکھیں رات بھر جاگنے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی۔ میں نے عبدالجبار سے سوال کیا، کہو میاں رات کیسی گزری؟ آپ کی ہدایت کے مطابق عمل دہرایا، مگر اس دوران مجھے کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا۔ عبدالجبار نے کہا، ابھی شروع کا عمل ہے، یہ پہلا دن ہے، رفتہ رفتہ تم عجیب و غریب اور ناقابل یقین حالات سے دوچار ہوگے، مگر میری نصیحت یاد رکھنا کہ عمل کے دوران چاہے تم کیسی ہی آوازیں سنو یا تمہیں چاہے کتنے بھیانک اور خوفناک منظر نظر آئیں، تم عمل ترک نہیں کرو گے۔ تمہیں نہایت مستقل مزاجی اور صبر کے ساتھ اپنا عمل جاری رکھنا ہوگا۔ میں نے اپنے تجربات کی روشنی میں اسے بتا دیا اور وہ پوری توجہ اور انہماک سے میری باتیں سنتا رہا۔ اس طرح 7 دن گزر گئے، لیکن 8ویں دن صبح صبح مجھے عبدالجبار کچھ گھبرایا سا اور پریشان دکھائی دیا۔ میں نے اس سے وجہ دریافت کی تو اس نے بتایا کہ اس نے اپنی ماں کو روتے بلکتے دیکھا ہے۔ اس نے دیکھا کہ کوئی شخص اس کی ماں کا گلا گھونٹ رہا ہے اور وہ مدد کے لیے اسے پکار رہی ہے۔ جبار نے کہا کہ وہ اپنی ماں کی چیخیں سن کر عمل چھوڑ کر اٹھنے ہی والا تھا کہ کسی پراسرار وجود نے اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے زبردستی بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ پھر اس نے میری سرگوشی سنی جو اس سے کہہ رہی تھی کہ یہ سب کچھ فریب نظر ہے۔ جبار سے یہ سن کر میں فوراً سمجھ گیا کہ اسے زبردستی بیٹھے رہنے پر مجبور کرنے والا حمزاد ہے اور اسی نے اسے ہوشیار کر دیا، ورنہ اس کا عمل ختم ہو جاتا اور پھر نئے سرے سے عمل شروع کرنا پڑتا۔ ظاہر ہے کہ میری اور حمزاد کی آواز تو قطعی ایک جیسی تھی۔ چنانچہ جبار یہی سمجھا کہ وہ میں ہوں جو اسے تنبیہ کر رہا ہوں، پھر وہ محتاط ہو گیا اور وہ بعد میں تمام مناظر اس کی آنکھوں سے غائب ہو گئے، اس لیے کہ وہ عمل پڑھنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ میں نے اس کی پریشانی کم کرنے کے لیے اور آئندہ مزید محتاط رہنے کی غرض سے اپنے اوپر گزرے ہوئے تمام واقعات سے اسے آگاہ کیا کہ کہیں وہ ہمت نہ ہار بیٹھے اور بنا بنایا کھیل بگڑ جائے۔ وہ میرے تجربات و واقعات سن کر بہت ششدر ہوا۔ میں نے پوری جزیات اور تفصیل کے ساتھ اسے تمام تفصیل باتیں اس لیے سنائی تھی کہ اگر اس طرح کے واقعات اسے پیش آئیں جیسے مجھے پیش آ چکے تھے تو وہ نہ گھبرائے اور اپنا عمل جاری رکھے۔ دن بھر سونا اور رات بھر عمل کرنا اس کا معمول بن چکا تھا۔ وہ اس تمام عرصے میں سوائے میرے اور کسی سے نہیں ملا تھا۔ خان صاحب اکثر مجھ سے اس کے بارے میں دریافت کرتے کہ آیا وہ بخیریت اور اچھی طرح ہے یا نہیں، اسے کسی قسم کی تکلیف تو نہیں۔ خان صاحب حیران ضرور تھے کہ جب سے وہ آیا ہے بہت ہی کم اپنی کوٹلی سے نکلتے دیکھا ہے، سوائے کبھی کبھار بیت الخلاء جانے کے علاوہ، اور کسی وقت اسے کسی نے نہیں دیکھا۔ وہ جبار سے کافی متاثر تھے کیونکہ میں نے انہیں بتایا کہ وہ رات بھر یاد الہی میں مصروف رہتا ہے اور دن بھر سوتا ہے۔ ایسی صفات کا کوئی آدمی ان کی نظروں سے آج تک نہیں گزرا تھا۔ اب جبار کا عمل ختم ہونے میں صرف 3 دن اور باقی رہ گئے تھے۔ اس عرصے میں واقعی وہ بہت عجیب و غریب حالات سے دوچار ہوا تھا۔ اگر حمزاد اس کی مدد نہ کر رہا ہوتا تو وہ نہ جانے اب تک کتنی بار اپنا عمل ترک کر چکا ہوتا اور شاید کبھی اپنے حمزاد کو قابو نہ کر پاتا۔ پھر یہ کہہ کر ہر روز صبح وہ مجھے اپنی سرگزشت سنا کر اپنے ذہن کا بوجھ ہلکا کر لیتا اور میں اس کی ڈھارس بندے رہتا اور نئے سرے سے اس میں ہمت آتی۔ اب کسی قدر وہ اپنے حمزاد کو دیکھنے کا اہل ہوتا جا رہا تھا۔ اب اس کا حمزاد آہستہ آہستہ واضح ہونا شروع ہو گیا، جسے پہلی مرتبہ دیکھ کر وہ کچھ خوفزدہ بھی ہوا، جس کا اظہار اس نے مجھ سے بھی کیا تھا، مگر کچھ دیر مجھ سے گفتگو کرنے کے بعد اس کے دل کا خوف ختم ہو گیا۔ لیکن عمل مکمل ہونے سے 1 دن پہلے ایسا ہولناک واقعہ پیش آیا کہ میں بھی ایک دم گھبرا گیا، اس لیے کہ حمزاد کو قابو میں کرنے کے دوران میرے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ ہوا یہ کہ جب صبح میں عبدالجبار کی کوٹھی میں داخل ہوا تو میں نے اسے فرش پر پڑے ہوئے پایا۔ کوٹلی کے فرش پر چاروں طرف گاڑھا گاڑھا خون پھیلا ہوا تھا اور عبدالجبار کے منہ، ناک اور کان سے ابھی تک خون جاری تھا۔ میں نے جلدی سے گھبرا کر اس کی نبض پر ہاتھ رکھا۔ اس کی نبض بھی بہت آہستہ چل رہی تھی اور حمزاد غائب تھا۔ میرے خیال میں یہ ناممکن تھا کہ حمزاد اس واقعے سے بے خبر ہو۔ پھر اس کی غیر حاضری کی وجہ میں سوچنے لگا۔ لمحہ لمحہ جبار کا رنگ پیلا پڑتا جا رہا تھا۔ یہ کچھ کرنے کا وقت تھا، دیکھتے رہنے کا نہیں۔ میں نے احتیاطاً حمزاد کو تو طلب نہیں کیا کہ نامعلوم وہ کس مہم پر گیا ہو، لیکن آنکھیں بند کر کے اپنے تصور کو بروئے کار لایا تاکہ معلوم کر سکوں کہ حمزاد اس وقت کہاں ہے۔ حمزاد فوراً میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ میں آنکھیں بند کیے اس کی حرکات و سکنات دیکھنا رہا۔ وہ اس وقت ایک عطار کی دکان میں داخل ہو رہا تھا جس کے باہر تالا پڑا ہوا تھا، مگر میں نے دیکھا کہ حمزاد بغیر تالا کھولے دکان کے کواڑوں میں تخیل ہو گیا۔ پھر وہ مجھے دکان کے اندر نظر آیا۔ یہ وہ تم وہاں کیا کر رہے ہو؟ یہاں عبدالجبار کی حالت سخت خراب ہے۔ وہ کہنے لگا میرے علم میں ہے اور اسی لیے میں یہاں نظر آ رہا ہوں۔ مجھے معلوم تھا کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، مگر میں وقت کم ہونے کی وجہ سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے ایک خاص دوا کی تلاش ہے
उसे लेकर अभी चंद लम्हों में आता हूँ, फिर से तफसील से बात होगी। बेहतर यही है कि आप मेरी वापसी तक इंतजार करें और मुझे अपना काम करने दें। जब्बार की जिंदगी हम दोनों के लिए बहुत अहम हो गई है, इसे हर हाल में जिंदा रहना होगा। मैंने महसूस किया कि हमजाद की आवाज में एक खास किस्म का अज़म था। मैंने नज़ाकत वक्त को मद्देनजर रखते हुए फौरन आंखें खोल दी। जब्बार के मुंह और नाक से अभी तक खून जारी था। मैं उसकी नाक के पास हाथ ले जाकर देखना चाहता था कि आया उसकी सांस अभी भी चल रही है या नहीं। मुझे महसूस हुआ कि अब वो बमुश्किल बहुत आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रहा था। मेरा ख्याल से अगर कुछ न किया जाता तो अब चंद मिनट का मेहमान था। उसी वक्त हमजाद कोठरी में दाखिल हो गया और उसने जल्दी से कोई मशरूब जब्बार के होंठों पर टपकाया। फिर उसने कोई जड़ी बूटी सी उसके नाक के करीब कर दी। तकरीबन यही अमल वो बार बार दोहराता रहा। मैंने देखा हैरत अंगेज तौर पर खून का बहाव कम होते होते बिल्कुल बंद हो गया। इस काम में कम से कम 5 मिनट जरूर लगे थे। फिर उसने जब्बार के चेहरे को एक कपड़े से साफ किया और उसके जिस्म को जमीन से उठाकर अपने हाथों पर उठाया। जब्बार के कपड़े खून में लथपथ थे। फिर हमजाद को कुछ ख्याल आया और उसने दोबारा उसके जिस्म को जमीन पर डालकर चारपाई पर बिछा बिस्तर पेट की एक तरफ रख दिया और जब्बार को उठाकर उस पर डाल दिया। फिर वो मुझसे मुखातिब हुआ। शुक्र है कि ये बच गया, वरना हमारी सारी मेहनत रायगा जाती। क्या ये अब खतरे से बाहर निकल गया है? मैंने पूछा। हाँ, किसी हद तक, अगर इस पर दोबारा हमला ना किया गया, इसलिए कि अब इसमें दूसरा हमला सहने की गुंजाइश नहीं है, हमजाद ने जवाब दिया। उसकी बात सुनकर मैं चौंक पड़ा। हमला? कैसा हमला? मैंने हैरत ज़दा होकर पूछा। हमजाद मेरा सवाल सुनकर जेरे लब मुस्कुराया और बोला, क्या आप माँ पारा को वाकई भूल गए हैं? माँ पारा? ओह, तो क्या उसने? मैं कहते कहते रुक गया। एकदम माँ पारा के जिक्र ने मुझे हवास बाख्ता कर दिया। मेरे जहन में दूर तक उसका कोई ख्याल ही ना था। इस हमले का ताल्लुक माँ पारा से है। मैं हमजाद की बात सुनकर चौंक पड़ा। मेरी जरा सी बेखबरी से फायदा उठाकर वो अपना काम कर गई। अगर आज भी मैं बर वक्त होशियार ना हो जाता तो उसने अब्दुल जब्बार को ठिकाने ही लगा दिया होता। माँ पारा हमारे खौफनाक मंसूबे से वाकिफ हो चुकी है और ये जान चुकी है कि ये सब उसी से टक्कर लेने के लिए किया जा रहा है। अब सिर्फ एक रात बाकी है। जब्बार को अभी कुछ देर बाद होश आ जाएगा। मैं जानता हूँ कि वो बेइंतहा कमजोरी का शिकार हो गया होगा, लेकिन उसे आज की रात बहरहाल अमल जारी रखना है और वो अमल जारी रखेगा। हमजाद ने तफसील के साथ मुझे मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया। लेकिन अगर उसने बकौल तुम्हारे जब्बार पर दूसरा हमला कर दिया तो? मैंने फिक्रमंदी से पूछा। इस बात का इंहिसार इस पर है कि वो अपने हमले में कामयाब होती है या नहीं, या नाकाम होती है। पहला हमला बेखबरी में किया गया था, मगर अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। अब मैं पूरी तरह से इसकी तरफ से होशियार रहूंगा। अगर उसने अब जब्बार को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो शायद कामयाब ना हो सके। हमजाद ने कहा। ठीक है, इन हालात में तुम जो मुनासिब समझो करो। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि किसी तरह अब्दुल जब्बार अपना अमल मुकम्मल कर ले ताकि माँ पारा से टक्कर ली जाए। अभी तक मैं अपनी जिल्लत और तौहीन को नहीं भूल सका हूँ। एक बार, सिर्फ एक बार मैं उस मगरूर सरकश लड़की का सर झुका हुआ देखना चाहता हूँ, मैंने जज्बाती होते हुए कहा। आपकी इस ख्वाहिश की तकमील में अब ज्यादा वक्त नहीं है। वो दिन बहुत जल्द आने वाला है जब आप उससे अपनी एक एक शिकस्त का बदला लेंगे, हमजाद ने कहा। मेरा ख्याल है कि वो जब्बार को सही सलामत देकर झंझला जाएगी और मुमकिन है इस झंझलाहट में वो आप पर कोई वार करे। इसलिए मेरी राय है कि आप अगर कल तक के लिए हिफाजती हिसार में रहें तो ज्यादा अच्छा होगा। इसका मतलब तो कैद है, मैंने एहतजाजन कहा। क्या तुम्हारे ख्याल में वो ऐसा करेगी? सब कुछ मुमकिन है। जब वो देखेगी कि जब्बार मेरी वजह से जिंदा बच गया है और मैं उसकी हिफाजत कर रहा हूँ तो वो जरूर आप पर हमला करेगी। इसलिए आपकी हिफाजत भी जरूरी है, हमजाद ने मुझे समझाया। वरना अगर वो रात की तरह फिर बेखबरी में कोई वार कर गई तो इस मर्तबा पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। हालात बेइंतहा नाजुक हो चुके हैं, हमजाद ने फिक्रमंदाना लहजे में कहा। आखिरकार मुझे उसकी बात से मुत्तफिक होना पड़ा। मैं जेलर के कमरे में आ गया और चारपाई पर दराज होकर बज़ाहिर आराम करने लगा। हमजाद ने चारपाई के गिर्द इसार खींच दिया और बोला, अब आप कल सुबह होने तक पहले इसमें से बाहर नहीं निकलेंगे और अगर आप बाहर निकलना चाहें तो मुझे तलब कर लें, लेकिन अगर आप ना बुलाएं तो बहुत अच्छा है ताकि मैं पूरे तौर पर जब्बार की खबरगिरी कर सकूं। आपसे ज्यादा उसे मेरी जरूरत है क्योंकि माँ पारा की पूरी तवज्जो फिलहाल उसकी तरफ है। माँ पारा की नादीदा और पुरस्रार कुव्वतों के हमले से उसे बचाए रखना है और उसे रात तक मुख्तलिफ अद्वियात पिलाकर इस अहल बनाना कि वो अमल कर सके, ये मेरी जिम्मेदारी है। तुम एक ऐसा ही हिफाजती हिसार अब्दुल जब्बार के गिर्द क्यों नहीं खींच देते जब तक वो अमल कर रहा है? वो कहने लगा, वो मैं उसके गिर्द हिसार नहीं खींच सकता जब तक वो अमल में है, वहाँ मेरी मौजूदगी ही जरूरी है। हमजाद ये कहकर रुखसत हो गया।
हमजाद को गए हुए न जाने कितनी देर हो गई मैं अपने ख्यालों में खोया हुआ था और आइंदा के बारे में मंसूबे बना रहा था और न जाने कब तक मैं यूं ही ख्यालों की दुनिया में खोया रहता कि खान साहब बुंदे अली खान की चीख ने मुझे चौंका दिया। मैंने देखा कि वो कमरे के फर्श पर चित पड़े हैं और उनकी आंखें हैरत और खौफ से फटी हैं। मैंने चाहा कि चारपाई से उठकर उनके करीब पहुंचूं, मगर फौरन ही हमजाद की बात याद आ गई कि मैं कल से पहले इस हिसार से कदम बाहर ना निकालूं। मैं उठकर बैठ चुका था मगर हिसार से बाहर नहीं गया। मैंने वहीं बैठे बैठे खान साहब को आवाज दी, खान साहब, क्या बात है, क्या हुआ आपको? मेरी आवाज सुनकर जैसे उनमें जिंदगी आ गई। वो आहिस्ता से उठकर बैठ गए और मेरी तरफ खौफजदा नजरों से देखते हुए गिड़गिड़ाते हुए बोले, मुर्शिद, क्या मुझसे कोई गलती हो गई जो आप तखयले में बैठे हैं? मैं अपनी गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ। मैं दरअसल भूले से आपको लेटा देकर आपके करीब आ गया था कि कुछ देर आपके पाँव ही दबा दूं। मुझे माफ कर दीजिए मुर्शिद। खान साहब की बात सुनकर मैं मामले की तह तक पहुंच गया। खान साहब दानिस्तगी में हिसार के अंदर दाखिल हुए होंगे। जाहिर है कि सिवाय हमजाद के हिसार में कौन दाखिल हो सकता था। खान साहब को यकीनन किसी पर इसरार और नादीदा कुव्वत ने हिसार से उठाकर बाहर फेंक दिया होगा। गालिबन इसीलिए वो माजरत तलब थे। हाँ, इस वक्त हम तखयल में थे और कल तक तखयल में ही रहेंगे। तुम इस कमरे में तो आ जा सकते हो, हमसे बात भी कर सकते हो, मगर हमारे करीब आने की कोशिश मत करना, वरना तुम तो जान ही गए हो। खान साहब एक बार फिर माफी मांगने लगे। इसमें तुम्हारी गलती नहीं, तुमने किसी बुरी नीयत से हमारा कुर्ब नहीं चाहा था। हमने तुम्हें माफ किया। अब उठो और अपनी कुर्सी पर बैठ जाओ। मेरी बात सुनकर खान साहब के होश कुछ बहाल हुए और वो फर्श से उठकर कुर्सी पर बैठ गए और दफ्तरी कागजात उलटने पलटने लगे। मैंने दोबारा लेटकर आंखें बंद कर लीं। तमाम दिन मैं इसी तरह हिसार में रहा। शाम के वक्त अचानक मेरी नजर हमजाद पर पड़ी। वो कमरे में दाखिल हो रहा था। वो चेहरे से कुछ घबराया मालूम होता था। मैं उठकर बैठ गया। इससे पहले वो कुछ कहे मैंने सवाल जड़ दिया, क्या जब्बार की हालत ठीक नहीं? वो तो कतई ठीक है, बल्कि अब तो कुछ देर बाद वो इस काबिल हो जाएगा कि अमल शुरू कर सके, हमजाद ने कहा। फिर तुम्हारे चेहरे पर फिक्रमंदी का इजहार क्यों हो रहा है? मैंने पूछा। इसका सबब कुछ और है। हमजाद ने ठंडी सांस ली और फिर बोला, मापारा खिलाफे तवक्को एक और चाल चल गई। जब उसने देखा कि वो ना तो जब्बार को कोई नुकसान पहुंचा सकती है और ना आपको, तो उसने दूसरा रास्ता इख्तियार किया। हमजाद ने कहा। वो क्या? मैंने बेताबी से पूछा। आपके इल्म में है कि अभी चंद साल पहले अंग्रेजों के खिलाफ मुगलिया हुकूमत की हिमायत में और बख्त खान की सरकर्दगी में हिंदुस्तान के बाशिंदों ने जंगे आज़ादी लड़ी, जिसे अंग्रेजों ने गदर का नाम दिया है। इस जंगे आज़ादी में मुसलमान पेश पेश रहे। आखिर ताजदार बहादुर शाह जफर के जिला वतन होने के बावजूद भी मुसलमानों के दिल में शोला आज़ादी पूरी तरह नहीं बुझा। सैकड़ों मुसलमानों को अंग्रेजों ने खुलेआम फांसी दे दी, मगर अब भी अंग्रेजों के खिलाफ कुछ खुफिया तंजीमें जेरे जमीन काम कर रही हैं, जिससे अंग्रेज पूरी तरह बाखबर हैं। मैं अंग्रेजों के जासूसों से ऐसी ही एक तंजीम के कुछ अफराद को गिरफ्तार किया है। अंग्रेज उन पर तशद्दुद करके तंजीम के बकिया अफराद को भी गिरफ्तार करके सख्त तरीन सजाएं देना चाहते हैं, मगर अब तक उनमें से किसी एक ने भी अपने बाकी साथियों का पता नहीं बताया। मगर आज ही उनमें से एक ने अपनी जुबान खोल दी और शायद आपको ये सुनकर बहुत ताज्जुब हो कि उस शख्स ने तंजीम के सरबराह के तौर पर आपका नाम लिया है और अब्दुल जब्बार को आपका दस्ते रास बताया है, और ये भी कि आजकल आप दोनों कहाँ कैद हैं। मगर ये किस तरह मुमकिन है? मैंने हमजाद की बात काटकर हैरानगी से कहा। ये सब महापारा की पुरस्रार कुव्वतों का नतीजा है। उसने उस शख्स को अपने शहर में लेकर आप दोनों के नाम उसकी जुबान से अदा करवा दिए हैं। इस तरह महापारा का मकसद ये है कि आला हुकाम फौरन आप दोनों की तरफ मुतवज्जो हों और आपको इस मामूली जेल से फौरन मिलिट्री की निगरानी में ले जाया जाए। अब्दुल जब्बार ने तो खुद एक अंग्रेज मजिस्ट्रेट को कत्ल किया है, इसलिए उसके बारे में तो किसी किस्म का शक व शुबा ही नहीं किया गया कि वो तंजीम का रुकन ना हो। हाँ, आपके बारे में अजीब हालात पढ़कर वो जरूर हैरान हैं, क्योंकि इससे आपके पहले रिकॉर्ड में अंग्रेज दुश्मनी की कोई मिसाल नहीं मिलती, लेकिन उनके लिए यही काफी है कि खुफिया तंजीम के एक रुकन ने आपका नाम लिया है। हमजाद की बात सुनकर मैं बहुत फिक्रमंद हो गया, लेकिन उस वक्त तक भी मुझे हालात की नजाकत का सही इल्म नहीं था। इसलिए मैंने हमजाद से कहा, जहाँ हमारे इतने दुश्मन हैं वहाँ हुकूमत भी सही। वैसे पहले भी पुलिस और कानून की निगाह में हम कौन से सुरखरू हैं? जहाँ इतने इल्जामात और जुर्म हमसे मंसूब है, ये भी सही। हमारा प्रोग्राम यूं भी अब कल के बाद यहाँ जेल में रहने का नहीं। हालात किस हद तक खराब हो चुके हैं इसका अंदाजा आपको गालिबन पूरी तरह नहीं, वरना आप ऐसा न कहते। हमजाद ने कहा, हमारे पास कल सुबह तक का वक्त भी नहीं है। ये वाकया आज सुबह का है कि खुफिया तंजीम के उस रुकन ने आपका नाम लिया। इस अहम बात की इतला आला अंग्रेज हुकाम को फौरन दे पहुंचा दी गई
और उन्होंने फौरी तौर पर कुछ बड़े निगरान अफसरान को मिलिट्री की एक बड़ी तादाद के हमरा अलीगढ़ यानी कॉल रवाना कर दिया है, ताकि आपको और अब्दुल जब्बार को इस जेल से निकालकर वो आज ही रात दिल्ली ले जाएं। और उन लोगों के यहाँ पहुँचने में अब सिर्फ आधा घंटा रह गया है। वक्त बहुत कम है, इसी में सब कुछ सोचना और करना है। हमारे लिए तो मुमकिन है कि मिलिट्री के यहाँ पहुँचने से फरार हो जाए, लेकिन इस सूरत में भी महापारा की कामयाबी है कि उसके लिए इस तरह हमजाद का अमल फिर नए सिरे से शुरू करवाना पड़ेगा, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि हमजाद के अमल के लिए जगह और वक्त की भी शर्त ये है कि ये अमल जिस जगह बैठकर शुरू किया जाए, रोजे वक्त मुकर्ररा वक्त पर बिला नागा उसी जगह किया जाए। दूसरी तशवीशनाक बात यह है कि जब्बार के अमल के दौरान मेरा उसके पास रहना अशद जरूरी है, ताकि मापारा के किसी और नादीदा हरबे से जब्बार को बचाया जा सके। अगरचे उसके पास रहना जरूरी ना होता तो भी फिक्र की कोई बात नहीं थी, मिलिट्री को भुगता जा सकता था। ये कहकर हमजाद सोच में गुम हो गया और मैं भी। इस वक्त मैं और वो कमरे में तन्हा थे। मैं बहुत देर तक मामले के हर पहलू पर गौर करता रहा और आखिरकार इस नतीजे पर पहुंचा कि हालात का मुकाबला करने के अलावा और कोई चारा नहीं। आज हमजाद के अमल की आखिरी रात है। अगर किसी भी सबब जब्बार अमल जारी न रख सका तो तमाम किए धरे पर पानी फिर जाएगा। वक्त बहुत कम था और मुझे जल्द से जल्द कोई फैसला करना था, और आखिरकार मैंने फैसला कर लिया। तुम जब्बार के पास रहो, अमल हर कीमत पर जारी रहेगा, बाकी हालात मैं संभाल लूंगा। बस तुम जरा खान साहब बंदे अली को मेरे पास भेजते जाओ, मैंने हमजाद से कहा। जो आपका हुक्म। मैं किसी पुरस्कार नादीदा कुव्वत से जब्बार को ज़ेर न होने दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। यकीनन आपने जो कुछ सोचा है वो ठीक है, मैं जेलर को आपके पास भेजता हूँ। ये कहकर हमजाद कमरे से निकल गया। कुछ देर बाद ही जेलर कमरे में दाखिल हो रहा था। मैंने उसे अपने पास इसलिए बुलाया था कि मैं हिसार से बाहर नहीं निकलना चाहता था। मुमकिन है कि मापारा इसी ताक में हो। आपने याद फरमाया मुर्शिद, खान साहब ने मुझसे कुछ फासले पर खड़े होकर मौदबाना लहजे में कहा। मैं भी एक बैरक के मायने पर था कि मुझे हुजूर की सरगोशी सुनाई दी कि आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊं। खान साहब ये कहकर खामोश हो गए और मेरी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगे। तुम्हारी वफादारी के इम्तिहान का वक्त आन पहुंचा है जेलर। तुम्हें हमसे कितनी मोहब्बत और अकीदत है, इसका अंदाजा अभी होने वाला है। मैंने खान साहब की तरफ देखते हुए कहा, हजूर अपने बंदे को कोई हुक्म तो दें, मैं हजूर पर से अपनी जान भी कुर्बान करने को हर वक्त तैयार हूँ। खान साहब ने भारी और मजबूत लहजे में कहा, तो सुनो, अब से कुछ देर बाद आला अंग्रेज हुक्मरान और मिलिट्री की बड़ी तादाद यहाँ पहुँचने वाली है। वो मुझे और तुम्हारे पीर भाई अब्दुल जब्बार को यहाँ से ले जाना चाहते हैं, लेकिन जब्बार इस वक्त चिल्ले में बैठा है। उस चिल्ले के लिए जगह और वक्त की पाबंदी बेहद जरूरी है, और उसके चिल्ले में अगर रुकावट पड़ गई तो हमें सख्त सदमा होगा, और ये उसके चिल्ले की आखिरी रात है। कल सुबह फजर की अजान के साथ ही चिल्ला पूरा हो जाएगा। उसके बाद हमें किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं। मिलिट्री या आला अफसरान जहाँ जी चाहें ले जाएं, लेकिन कल सुबह से पहले हम जेल से किसी कीमत पर जाना नहीं चाहते, और इसकी वजह मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ। इस सूरत में आला हुकाम तुम पर दबाव डालेंगे कि हमें फौरन मिलिट्री के हवाले कर दिया जाए। गालिबन तुम मेरा मतलब समझ चुके हो। मैंने खान साहब बुंदे अली को पूरी बात बता दी। ऐसी सूरत में हमारी इज्जत और अबरू तुम्हारे हाथ में है। मैंने खान साहब को सोचते हुए देखकर एक और तीर चलाया और ये तीर निशाने पर बैठा। मैंने आपको अपना मुर्शिद कहा है, आपकी इज्जत मेरी इज्जत है, आपकी खुशनुदी मेरी सादत है। मैं किसी भी कीमत पर आप दोनों को उनके हवाले नहीं करूंगा, जब तक आप खुद अपनी मर्जी से ना जाना चाहें। खान साहब ने भराई हुई आवाज में कहा, यह भी सोच लो कि मुमकिन है वो कोई सख्त कदम उठाएं और वो सख्त कदम सिर्फ तसादम है। मैंने बात जरा और आगे बढ़ाई, मगर खान साहब जोश में थे और बोले, कुछ भी हो, होगा वही जो मुर्शिद चाहेंगे, चाहे उसके लिए मुझे बड़ी से बड़ी ताकत से क्यों न टकराना पड़े। तो फिर फौरन जेल में मौजूद पुलिस और अपने चौकीदारों को मुस्तैद रहने का हुक्म दे दो, और ये भी कि सुबह से पहले जेल का दरवाजा बगैर तुम्हारे हुक्म के किसी के लिए भी ना खोला जाए। वो लोग पहुंचने ही वाले हैं, वक्त बहुत कम है। खान साहब ने फौरन जेल के बड़े दरवाजे की तरफ लटके, लेकिन कुछ देर बाद भी वो हाँफते हुए कमरे में दाखिल हुए। आपने मुझे बर वक्त आगाह कर दिया। मैं चंद लम्हे पहले ना पहुंच जाता तो जेल के बड़े दरवाजे पर मुतय्यन संतरी आला अंग्रेज अफसरान और मिलिट्री को देखकर उनके लिए जेल के दरवाजे खोल देते। खान साहब ने बताया, उन लोगों के हमरा अलीगढ़ यानी कॉल के आला हुकाम भी मौजूद हैं। फिर क्या हुआ, क्या तुम्हारी उनसे कोई बात हुई? मैंने पूछा। हाँ, वो लोग कहते हैं कि आपका और अब्दुल जब्बार का ताल्लुक अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने वाली तंजीम से है, लिहाजा आप दोनों को उनके हवाले कर दिया जाए। मैंने उन्हें साफ जवाब दे दिया कि सुबह से पहले ये नामुमकिन है, लेकिन वो हर कीमत पर आप दोनों को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। उन्होंने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने 15 मिनट के अंदर दोनों मुजरिमों के हवाले ना किया तो वो मुझे मेरी नौकरी से बर्खास्त करने के अलावा सख्त तरीन सजा देंगे।
और जबरदस्ती दरवाजा तोड़कर जेल में दाखिल हो जाएंगे। मैंने उनसे कहा कि मैं अपने मुर्शिद से किए हुए वादे से नहीं फिर सकता, वो जो जी में आई करें। मैंने जेल में मौजूद पुलिस को असला खाने से जरूरी असला लेकर मिलिट्री का मुकाबला करने का हुक्म दे दिया है। जब तक मेरे दम में दम है वो जेल के अंदर कदम नहीं रख सकेंगे। मैं खुद भी अपने सिपाहियों के हमरा आखिरी दम तक लड़ूंगा और उनका मुकाबला करूंगा। मेरे लिए दुआ कीजिए मुर्शिद कि मैं अपना अहद निभा सकूं। खान साहब की आवाज भरा गई। खुदा तुम्हारा मददगार हो, जाओ, मैंने कहा और उसके साथ ही जेलर खान साहब बुंदे अली कमरे से निकलकर चले गए। उनके जाते ही मैंने अपने तसव्वुर की ताकत को आजमाया। मैं खुद अपनी आंखों से देखना चाहता था कि सूरत हाल क्या है। मैंने जेल के बाहर का तस्वर किया और आंखें बंद कर ली। मैंने देखा कि जेल के तकरीबन 100-150 मुसल्लह मिलिट्री वाले मौजूद हैं, जिनके आगे मुख्तलिफ वर्दियों में 5-6 अंग्रेज बेचैनी से टहल रहे हैं। उनके चेहरों से फिक्रमंदी और गुस्से का इजहार हो रहा था। उनमें से एक फिर जेल के सलाखदारों दरवाजों के करीब आया। गालिबन ये शख्स टूटी फूटी उर्दू बोलने का अहल था। वो अब खान साहब को इनाम का लालच देकर अपना मतलब निकालना चाहता था, इसलिए कि खान साहब पर उसकी धमकी का कोई असर नहीं हुआ था। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे आपका हुक्म मानने में कोई एतराज नहीं, लेकिन सुबह होने से पहले मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये मेरे मुर्शिद का हुक्म है, जिनके लिए मैं अपनी नौकरी क्या अपनी जान तक कुर्बान कर सकता हूँ। बेहतर यही है कि आप मिलिट्री को लेकर यहाँ से चले जाएं, वरना तसादम की सूरत में ख्वामख्वाह खून खराबा होगा। मुझे ना तो आपकी कोई धमकी अपने इरादे से रोक सकती है और ना कोई लालच। ये मेरा आखिरी फैसला है। जेलर खान साहब ने बगैर रियायत साफ साफ कह दिया। खान साहब का जवाब सुनकर अंग्रेज अफसर का पारा एकदम चढ़ गया और वो तकरीबन चीखते हुए बोला, हम तुमको भून के रख देगा हरामी। अंग्रेज अफसर ने एक मोटी सी गाली दी। खामोश मरदूद की औलाद, खान साहब की धार सुनाई दी। अंग्रेज अफसर तेज तेज चलता हुआ अपने दूसरे साथियों के करीब पहुंचा और उन्हें खान साहब से होने वाली गुफ्तगू से बाखबर करने लगा। उसी के साथ ही उसने मिलिट्री को पोजीशन लेने का हुक्म दिया। उन पांचों ने भी अपने अपने रिवाल्वर निकाल लिए थे। फिर मैंने देखा कि पहला धमाका हुआ। ये किसी मिलिट्री वाले की बंदूक का था। फिर तो जैसे धमाके पर धमाके होने लगे। खान साहब ने भी जवाबी फायरिंग शुरू करवा दी और खुद उनकी बंदूक भी आग उगलने में मसरूफ थी। मिलिट्री वाले जेल के दरवाजे के करीब पहुंचना चाहते थे, लेकिन मुसलसल फायरिंग उन्हें आगे बढ़ने से रोके हुए थी। एक अजीब चीखों पुकार और हंगामा आराई शुरू हो चुकी थी। अब तक जेल वाले मिलिट्री पर भारी पड़ रहे थे, जिसका सबब ये था कि वो खुले मैदान में थे और जेल वालों को ये सहूलत हासिल थी कि वो आड़ लेकर फायरिंग कर रहे थे। अभी तक सिर्फ मिलिट्री वालों को जानी नुकसान उठाना पड़ा था। जेल वालों में से भी एक आध जख्मी हुआ। इधर कैदियों ने शोर मचा रखा था, जो अपनी अपनी बैरकों में बंद थे, फायरिंग की आवाज सुन रहे थे। गालिबन उन तक भी किसी तरह ये इतला पहुंच चुकी थी कि पुलिस और मिलिट्री के दरमियान मार्का गर्म है और इसका सबब मैं हूँ। वो अंग्रेजों के खिलाफ नारे लगा लगा कर आसमान सर पर उठाए हुए थे। मैंने अपनी आंखें खोली। अब मुझे हमजाद और जब्बार की फिक्र थी कि आया जब्बार ने अमल शुरू किया या नहीं, इसलिए कि अब मेरे ख्याल के मुताबिक अमल शुरू होने का वक्त हो चुका था। मैंने दोबारा आंखें बंद करके हमजाद और जब्बार का तस्वर किया। हमजाद एकदम चौंक पड़ा। कहिए, कोई खास बात? उसने पूछा। नहीं, कुछ नहीं, मैं देखना चाहता था कि जब्बार ने अमल शुरू किया है या नहीं। मुझे ये देखकर खुशी हो रही है कि वो अमल करने में मसरूफ है। अमल शुरू किए कितनी देर हो गई? तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। मापारा इस अरसे में 2 बार मुदाखलत करने की कोशिश कर चुकी है, मगर दोनों बार मैंने उसके हरबब को नाकाम बना दिया। अभी कुछ ही देर पहले इस कोठरी पर सांपों ने यलगार कर दी थी। लातादाद सांप वो अपना काम कर जाती, मगर मेरी मौजूदगी ने इसके इरादों पर पानी फेर दिया। ठीक है, तुम होशियार रहो, मैंने ये कहकर आंखें खोल दी। अचानक मैंने महसूस किया कि फायरिंग बंद हो गई है। ये बात मेरे लिए तशवीशनाक थी। मैं अभी सोच ही रहा था कि बाहर के हालात मालूम करूं कि मेरे कानों में से किसी के कराहने की आवाज टकराई। एक सिपाही खान साहब को सहारा दिए हुए कमरे में दाखिल हो रहा था। मैंने उन्हें देखते ही सवाल किया, क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं मुर्शिद, कोई खास बात नहीं, मेरी पिंडली पर गोली लगी है। गोली पिंडली के आर पार हो गई है, इस वजह से सहारा लेकर आया हूँ, खान साहब ने खुद पर काबू पाते हुए कहा। मैंने देखा कि उनकी पिंडली पर पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन मेरे जहन में तो एक और सवाल कलबला रहा था। ये फायरिंग आखिर एकदम बंद क्यों हो गई? मैंने आखिरकार पूछ ही लिया। सिपाही ने इस अरसे में खान साहब को कमरे में बिछी हुई दूसरी चारपाई पर लिटा दिया। उनमें से 3 अफसरान को तो मैंने खुद गोली खाकर गिरते देखा था, जिसमें से एक मेरी गोली का निशाना बना था। बाकी 2 अभी जिंदा रह गए हैं, मगर उन दोनों ने न जाने क्यों एक दम फायरिंग रोके और आहिस्ता आहिस्ता मिलिट्री वालों को पीछे हटने का हुक्म दिया। फिर वो रफ्ता रफ्ता फायरिंग करते जेल से दूर होते गए। उन्हें इस मार्के में खासा जानी नुकसान हो गया है, मगर हमारे पुलिस वालों में से सिर्फ चंद जख्मी हुए, और वो भी मामूली। हमारा कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।
बचे खुचे मिलिट्री वाले अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हो गए हैं, इसलिए आपको अब फायरिंग की आवाज सुनाई नहीं दे रही। खान साहब ने पूरा वाकया सुनाया। उनका एकदम शिकस्त तस्लीम करके चले जाना मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मेरे ख्याल से यकीनन इसमें कोई चाल थी, या वो मजीद कुमक हासिल करने के रात ही में दोबारा हमले करने के मंसूबे बना रहे थे। हुकूमत वक्त के हुक्म से नाफरमानी, वो भी हुकूमत के एक मुलाजिम की। फिर इतना खौफनाक तसादुम जिसमें 3 अंग्रेज अफसरान हलाक हो चुके थे और पुलिस और मिलिट्री के दरमियान सख्त मार कार्रवाई हुई थी। कोई मामूली बात नहीं थी। यकीनन इस होलनाक वाक़े ने अंग्रेज अफसरान के होश उड़ा दिए होंगे। वो इस तरह खामोशी से हरगिज नहीं बैठ सकते। सिपाही अब कमरे से जा चुका था। मैंने उन तमाम बातों पर गौर करने के बाद खान साहब को मुखातिब किया। वो बकौल आपके 3 आला अफसरान हलाक हो चुके हैं। जाहिर है ये कोई मामूली वाकया तो नहीं। फिर मिलिट्री के न जाने कितने नौजवान मारे गए। ये बात ऐसी नहीं कि वो खामोश होकर बैठ जाएंगे। मैं समझता हूँ कि वो फिर एक बार मुनज़्ज़म होकर और बड़ी तादाद में जेल पर हमला करेंगे। वो यकीनन कॉल में मौजूद तमाम पुलिस वालों को जमा करके यहाँ आने वाले होंगे। वो आसानी से पीछा छोड़ने वाले नहीं, इसलिए कि अब हालात पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। आपका ख्याल मुझे दुरुस्त मालूम होता है मुर्शिद, मगर यकीन कीजिए जब तक मुंदे अली के जिस्म में खून का एक कतरा भी बाकी है वो उनसे मुकाबला करेगा। मुझे भी कुछ इस तरह का खदशा था, इसलिए मैंने जेल की पुलिस को बदस्तूर मुस्तैद रहने का हुक्म दिया है। आप मुतमईन रहिए, सुबह से पहले जेल में कोई एक शख्स भी कदम नहीं रख सकेगा। हमारे पास अभी काफी तादाद में असला मौजूद है। खान साहब ने मेरी बात से इत्तफाक करते हुए कहा। मेरे जहन पर गनुदगी छाने लगी। मैं काफी देर से हालात पर गौर कर रहा था और सोचते सोचते मेरा जहन थक गया। मैंने आंखें बंद कर लीं और कुछ ही देर बाद मैं बेखबर हो गया। खान साहब भी खराटे लेने लगे। पता नहीं मैं कितनी देर सोया रहा। दोस्तों ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए और